आहान के नाम की हल्दी आस्था को लगी, ना मेहंदी लगी, कोई भी रस्म नहीं हुई थी। तब तुरंत आहान थोड़ी लाउड आवाज में नासमझी से बोल पड़ा, क्यों ना हम आकाश भैया और रश्मि दीदी के साथ साथ अरमान भाई और आस्था भाभी की शादी की रस्में करवा दें, बहुत मजा आएगा, है ना। अब जैसे ही आहान ने अपने चुलबुले कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आइडिया दिया, सभी लोगों के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई थी। और तभी अरमान उठ खड़ा हुआ और बिल्कुल एरोगेंट वे में चलता हुआ आहान के पास जाने लगा। आहान को तो लगा कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया है। अरमान को आते हुए देखकर वह घबरा रहा था। तभी ध्रुव अरमान को आहान की ओर आते हुए देखकर उसे कोहनी मारते हुए बोला, तुझे कहा था ना ज्यादा अपनी जुबान चटर पटर मत चलाया कर, जब देखो बीच में बोल पड़ता है। अब देख लग गया ना अरमान भाई को बुरा, अब देख तेरा क्या हाल करेंगे। तब आहान बोला, यार मुझे क्या पता था मेरा आइडिया इतना बुरा लग जाएगा। भाई तो कुछ ज्यादा ही गुस्से से मुझे घूरते हुए आ रहे हैं, मानो कि मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। लेकिन तभी अरमान वहां जाकर आहान के कंधे पर हाथ रखा और उसे गले से लगा लिया। अब तो दादाजी, ध्रुव, बिल्कुल और आकाश पूरी तरह से फ्रीज हो चुके थे। और तब अरमान ने आहान के गाल को छूते हुए कहा, बहुत अच्छा प्लान है, वाकई तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। अब जैसे ही अरमान ने हल्का सा मुस्कुराकर आहान के गाल को थपथपाकर यह कहा, सबकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थीं। इतना ही नहीं, आकाश और ध्रुव तो और दादाजी एकदम फ्रीज हो गए थे, क्योंकि अरमान की यह अलग ही साइड देखने को मिली थी। अरमान ने शायद जिंदगी में पहली बार आहान को इस तरह से गले से लगाया था। भले ही वह उसे कितना ही प्यार करता था, लेकिन इस तरह से उसने पहली बार उसे अपनाया था, क्योंकि अरमान सिंघानिया का कोई सगा रिश्ता नहीं था। अरमान सिंघानिया ने खुद रिश्ते बनाए थे। यह सिर्फ दिल के रिश्ते थे, और यह दिल के रिश्ते इतने मजबूत थे जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मिस्टर आलोक सिंघानिया के बचपन के एक चाइल्डहुड फ्रेंड्स और कजिन ब्रदर भी थे, जो कि आहान के दादाजी थे, और वह उन्हें अपना छोटा भाई के जैसा ही समझा करते थे। वेल, अब जैसे उसके बाद अरमान बोलता है, आकाश और रश्मि की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी और आस्था की भी रस्में होंगी, हम एक बार फिर से शादी करेंगे। अब जैसे ही अरमान ने यह अनाउंस किया, सभी लोगों की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। वहीं आस्था के चेहरे पर काफी सारी लाली फैल गई थी और वह शर्माने लगी थी। रश्मि ने तुरंत आस्था को गले से लगा लिया था। वहीं दादाजी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह तो कब से आस्था अरमान को एक देखना चाहते थे, और आज अपने पोते का इस तरह का अलग साइड देखकर उन्हें एक अलग लेवल की खुशी मिल रही थी कि चलो उनका पोता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। वहीं नानी माँ ने भी तुरंत उठकर आस्था के माथे को चूम लिया था और अरमान की ओर देखकर बोली, अरे वाह बेटा, तुमने यह बहुत अच्छा फैसला लिया, मेरी गोरी की भी सारे सपने पूरे हो जाएंगे। यह बोलते हुए नानी माँ आस्था को लाड़ प्यार करने लगती है। अब वहाँ प्रियंका के लिए रुके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। कहाँ तो प्रियंका अरमान आस्था को अलग करने के लिए आई थी, लेकिन अब यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका था। प्रियंका गुस्से से अपने हाथों के बड़े बड़े नाखूनों को अपनी ही स्किन में गाड़ लिया था और जल्दी ही वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई थी। उसका जाना सभी ने नोटिस कर लिया था, लेकिन किसी ने ज्यादा खास ध्यान नहीं दिया था, ना उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन आहान मुस्कुरा उठता है। कहीं ना कहीं प्रियंका के चेहरे को देखकर, उसकी हरकतें देखकर उसे पहले ही यकीन हो चुका था कि एक नंबर की जालसाज औरत है। रेल अरमान सिंघानिया यह बात बोलने के बाद जल्दी ही वहां से बाहर निकल चुका था। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा रायचंद को पैनिक अटैक आया था, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ गया था। वीर की तो सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ का इतना भयंकर पास्ट होगा, और उसकी माँ का पास्ट आज उसके सामने प्रेजेंट रूप में खड़ा हुआ था, जो उसे पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुला हुआ था। अब वीर रायचंद को अपने पिता अमरेश रायचंद के पास कॉल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने जल्दी ही अमरेश को फोन मिला दिया था। अमरेश रायचंद, जो कि ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस संभालने में बिजी था और साथ ही साथ एक औरत के साथ उस वक्त अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। अब अपने बेटे का इस तरह से बीच में फोन आने पर वह औरत के ऊपर से उठता है और बोलता है, बस 2 मिनट डार्लिंग, और जल्दी ही उसने फोन अपने कानों पर लगा लिया था। उसी तरफ वीर ने सारी बातें अमरेश को बता दी थी। अब अमरेश की फोन पर पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी और जल्दी ही उसने वह फोन अपने कान पर से हटाकर तुरंत उसे जमीन पर दे मारा था और वह तेजी से चिल्लाया, अभिमान, ऐसा नहीं हो सकता है, तेरा बेटा जिंदा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, मैंने तुझे बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, एक और तेरा बेटा मुझे बर्बाद करने की कोशिश करेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूँ। यह कहते हुए अमरेश रायचंद एक बार फिर उस औरत के नग्न बदन पर बड़ी बुरी तरह से टूट पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौड़, जो कि आस्था के इनकार के बाद 3 दिनों तक एक इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर गया था, उसका काम में दिल ही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वह वापस बेंगलुरु में लौट आया था। और वापस कोलाज में जाकर उसे बात के बारे में पता चला कि आस्था तो पिछले 3 दिनों से कोलाज ही नहीं आई है। अबीर को लगा कि शायद आस्था को उसकी बात बुरी लग गई है, इसीलिए उसने कोलाज जाना छोड़ दिया है। तो उसने डिसाइड किया था कि वह अब सीधे सीधे उसके घर पर जाकर इस बारे में बात करेगा और उसे बोलेगा कि अगर वह मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करती है तो ना करे, लेकिन कम से कम अपना कॉलेज तो कंटिन्यू करे, क्योंकि अबीर सिंह राठौड़ अब आस्था के बिना नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वह जल्द से जल्द उसे अपना बनाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर उसने अपने आदमियों को आस्था के कॉलेज में जो एड्रेस था उसके घर पर भेज दिया था, लेकिन एज यूजुअल वहां अभी भी ताला लगा हुआ था, क्योंकि मिस्टर आलोक सिंघानिया ने जो आस्था का फेक एड्रेस डलवाया था वह अपने किसी नौकर का डलवाया था, जो नौकर उसका कहीं और गांव में शिफ्ट हो चुका था, तो इसीलिए वह एड्रेस एकदम फेक था। तभी अबीर राठौड़ को अरमान की शादी के घोटाले की न्यूज मिली थी। तब वह पूरी तरह से हैरान हो चुका था और सोचने लगा, लगता है अब अरमान सिंघानिया से मिलना ही होगा।
आखिरकार इतनी बड़ी उसकी शादी की वीडियो वायरल हुई है। साथ ही साथ अरमान सिंघानिया को खुद लोगों के सामने आना पड़ा इस बात को झुठलाने के लिए कि यह जो इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद है। तो इसका मतलब साफ है कि जरूर कुछ ना कुछ झोल है, क्योंकि अरमान सिंघानिया कभी भी सफाई देने के लिए बाहर नहीं आता। जरूर इसमें कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है। इसके बारे में पता लगाओ और वीर रायचंद ने जो इल्जाम लगाया था उसकी भी तहकीकात करो। कहीं ना कहीं अबीर सिंह राठौड़ का प्लान था कि अगर अरमान की कोई कमजोरी उसके हाथ लग जाती है तो आसानी से वह उसे टारगेट करके उससे अपनी जमीन छीन सकता है और अपने बाप को एज अ गिफ्ट दे सकता है, जो कि काफी सालों पहले अरमान ने अपने डर से उसे ली थी। वह इसके लिए उसने अपने खास आदमी अजीत को काम पर लगा दिया था और साथ ही साथ आस्था को उसने पर्सनली ढूंढने का फैसला किया था। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया सीधा अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि अब सारा सच सामने आने के बाद वीर रायचंद शांत नहीं बैठेगा। वह अपने बाप को जरूर बुलाएगा और अरमान सिंघानिया को भी उसी के बाप का इंतजार था, क्योंकि अरमान चाहता तो वीर रायचंद की जान कब की ले सकता था, लेकिन वह इतनी आसानी से वीर की जान नहीं लेना चाहता था। सबसे पहले वह उसके बाप से बदला लेना चाहता था, जिसके बाप ने यह सारी साजिश रची थी। अभी वह सब लोग फार्म हाउस पर मौजूद हैं। तभी अरमान ने मारिया को अपने पास बुलाया और मारिया को बोलता है कि वह जाकर डेविड को लेकर आए, क्योंकि डेविड को अभी तक उन्होंने अपनी कैद में रखा था। अभी तक उसकी जान नहीं ली गई थी। अब जैसे ही अरमान ने मारिया को डेविड को लाने का ऑर्डर दिया, मारिया एक पल के लिए थोड़ी चौंक गई थी, लेकिन अगले ही पल किंग का ऑर्डर मानते हुए जल्दी ही वह डेविड, जो कि इस वक्त कुर्सी पर बंधा हुआ था, साथ ही साथ उसके अरमान के आदमियों ने मार पीट कर उसका काफी ज्यादा बुरा हाल कर रखा था, वह उस वक्त वहां मौजूद था और जल्दी ही एक ही झटके में मारिया ने डेविड को अरमान के सामने खड़ा कर दिया था। वहीं टाइगर तिरछी नजरों से डेविड को देख रहा था। वह उसे इस तरह से देख रहा था मानो कि डेविड उसका कितना बड़ा दुश्मन हो। तभी डेविड के मुंह से जैसे ही कपड़ा हटाया गया, उसने अपने सामने मारिया को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और वह मारिया की ओर देखकर बोला, यह सब क्या है डार्लिंग, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। वहीं अरमान बड़े ही ध्यान से डेविड को देख रहा था, साथ ही साथ मारिया को भी देख रहा था। तब अरमान ने मारिया को हुक्म दिया कि वह डेविड के हाथों को खोल दे। मारिया ने जल्दी ही डेविड के हाथों को खोल दिया था और तब अरमान ने एक बंदूक डेविड की ओर फेंकते हुए कहा, यह गन है और इसमें पूरी की पूरी गोलियां हैं और तुम तक शूटर हो, तुम हम सबकी जान लेकर यहाँ से जा सकते हो। अब जैसे ही अरमान ने यह कहा, डेविड की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। वहीं टाइगर भी अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि आखिरकार किंग करना क्या चाहते हैं और इस छुछूंदर के हाथों हमें क्यों मरवाना चाहते हैं। वहीं मारिया हैरानी से अरमान को देख रही थी, मानो कि वह भी समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिरकार उसकी किंग को आज हुआ क्या है। तभी डेविड ने बंदूक की नली सीधा मारिया के सर पर लगा दी थी और बोलता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर करने की इजाजत दीजिए। डेविल किंग, मैं इस लड़की की जान लेना चाहता हूँ, इसने मुझे धोखा दिया है। अब जैसे ही डेविड ने यह कहा, मारिया की तो आंखें हैरानी से फैल गई थी। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि डेविड उसे इतना प्यार करने के बावजूद इस तरह से एक बंदूक लेकर उसी के सामने खड़ा हो जाएगा। हालांकि मारिया ने जो काम किया था वह काफी गुस्से वाला था, लेकिन फिर भी उसे ही लगता था कि अगर डेविड को एक चांस दिया जाए तो वह अभी भी उसके पीछे प्यार में पागल था। लेकिन अब तो यह ऐसा कुछ नहीं था। तभी टाइगर अचानक से मारिया के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था और बोलता है, इस पर गोली चलाने से पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। तब डेविड हंसने लगता है, ओह, तो अब तुम्हें दूसरा आशिक भी मिल गया है। सही कहते हो, तुम्हारे लिए प्यार की कोई अहमियत ही नहीं थी। तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं अपनी जान लेने से पहले पहले तुम्हें भी मार डालूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यह कहते हुए अचानक से डेविड ने फायर कर दिया था। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यह कहते हुए डेविड ने अचानक फायर कर दिया और गोली सीधा टाइगर के कंधे को छू कर निकल गई थी। अब मारिया की आंखें हैरानी से फैल गई थीं और वह समझ चुकी थी कि अब डेविड के सर पर खून सवार है, लेकिन क्योंकि किंग ने ही उसे बंदूक दी थी इसीलिए मारिया अभी भी खामोश थी। तभी अरमान ने एक और बंदूक मारिया की तरफ फेंकते हुए कहा, मारिया, तुम चाहो तो अपनी और टाइगर की जान बचा सकती हो। इट जस्ट टोटली डिपेंड ऑन यू। ऐसा बोलकर अरमान जल्दी ही वहां से बाहर निकल गया था, क्योंकि अरमान देखना चाहता था कि क्या वाकई डेविड मारिया को प्यार करता है, क्योंकि अगर वह मारिया को प्यार करता तो वह अपनी जान लेने की कोशिश करता, मारिया की नहीं। जल्दी ही पूरे फार्म हाउस में से गोलियों की आवाजें आने लगीं और अरमान तिरछा मुस्कुराता हुआ वहां से बाहर निकल गया था, क्योंकि मारिया ने डेविड की जान ले ली थी और साथ ही साथ टाइगर को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया था। और इससे अब टाइगर और मारिया के दिल का जो मेल था वह भी धूल चुका था और दोनों ने एक दूसरे को मोहब्बत का इजहार भी कर लिया था। अब देव, जो कि उस वक्त टाइगर को गोली लगने की बात सुनकर और यह सुनकर कि टाइगर इस वक्त अस्पताल में है, उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन उसने जब मारिया और टाइगर को एक दूसरे के गले लगे हुए देखा, एक दूसरे को स्मूच करते हुए देखा, तो उसके तो दिल पूरी तरह से टूट गया था और कुछ आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए थे और वह मन ही मन में बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी से प्यार इतनी जल्दी आएगा, फिर इतनी जल्दी चला भी जाएगा। कहीं ना कहीं देव उस वक्त काफी ज्यादा मायूस हो गया था और बिना टाइगर से मारिया मिले वह वहां से बाहर चला गया था। वहीं दूसरी ओर अरमान जल्दी ही अपनी शानदार गाड़ी में बैठकर अपने मेंशन की ओर रवाना हो चुका था और अचानक रेड सिग्नल पर उसकी नजर कितने ही खूबसूरत फूलों पर गई थी। अरमान ने पूरी की पूरी फूलों की दुकान ही बुक कर ली थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि उसकी प्यारी खूबसूरत बीवी आस्था को कौन से फूल पसंद है।
तो इसीलिए अरमान ने पूरे फ्लावर्स शॉप के जितने फूल थे वह सभी खरीद लिए थे और उन्हें लेकर वह आस्था से मिलने के लिए निकल पड़ा था। अब सब एक साथ एक जगह बैठे हुए थे और सभी आस्था के शरीर में बेचैनी महसूस कर रहे थे और मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आस्था के गालों पर उसका प्यार साफ दिखाई दे रहा था। प्रियंका एक तरफ जली भूनी बैठी हुई आस्था की खूबसूरती देख रही थी और सोच रही थी कि इसकी खूबसूरती ने अरमान को भी अपने पीछे पागल बना दिया है। अगर इसकी खूबसूरती ही ना रहे तब क्या होगा? कहीं ना कहीं अब इस वक्त प्रियंका का दिमाग जोरों से दौड़ने लगा था और अपनी माँ से फोन करके उसने सारी बातें तो बताई दी थी। साथ ही साथ उसकी माँ ने उसे 2-3 आइडिया ऐसे चिपका दिए थे जिसकी वजह से आस्था बदसूरत हो जाए और अरमान उसे इतना ज्यादा प्यार ना करे। तो इसके लिए उसने कुछ ना कुछ अलग तरह के प्लान करने शुरू कर दिए थे। वहीं अहान आस्था के शरीर की इतनी बेचैनी देखकर बोलता है, अरे भाभी रिलैक्स, शांत हो जाओ, आ जाइए। भैया तो रोज ही काम पर जाते हैं, लेकिन आज तो आप कुछ ज्यादा ही भैया का इंतजार कर रही हैं। आप हमें बता दीजिए क्या काम है? अगर आपको कुछ सामान चाहिए तो हम आपको ला देते हैं। अब जैसे ही आहान ने यह कहा, आस्था थोड़ा सा घबरा गई थी और मुस्कुराकर आहान की ओर देखकर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आहान जी, वह बस हम ऐसे ही। तब दादाजी मुस्कुराते हुए आस्था के पास आते हैं, उसके सर पर हाथ रखकर बोले, मेरा बच्चा, तुम्हें इस शैतान से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यह डीज कर रहा है तुम्हें, ठीक है? तुम इंतजार करो अपने पति का, वैसे भी वह आता ही होगा, ठीक है? और हम सब तो ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, तो हम सब अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रहे हैं। अब हम कल से शादी की तैयारी करेंगे और उससे पहले हम हल्दी का फंक्शन कल के बाद का ही रखेंगे, ठीक है? और तब तक आप अच्छे से रेडी हो जाइए और कल आपको जो शॉपिंग करनी है आप रश्मि की बेटी के साथ जाना और अपने लिए भी सारी शॉपिंग कर लेना। तब नानी माँ बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, हम ऑलरेडी सारी शॉपिंग आस्था की करके ले आए। तब दादाजी मुस्कुराकर बोलते हैं, मैं जानता हूँ बहन जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बहू के पास सारी चीज बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट हो। तब नानी माँ मुस्कुरा देती हैं और बोलती हैं, ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब, और सच में बहुत बड़ा दिल है आपका कि आप लोग मेरी बेटी की खुशी के लिए एक बार फिर से उसके सारे फंक्शन करवा रहे हैं। तब दादाजी बोलते हैं, नहीं बहन जी, ये हम आपकी बेटी की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। और आपने देखा ना अरमान कितना खुश है और उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बोलते हुए दादाजी अपने कमरे में चले गए थे। तभी आहान ने ध्रुव से कहा था, हमें लगता है कि हमें भी अब शादी की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से करनी चाहिए। चल चल प्लान करते हैं, क्या क्या फंक्शन होंगे, कि किस तरह से होंगे। इसीलिए वह दोनों भी प्लानिंग करने के लिए चले गए थे। वेल, अब रश्मि भी मुस्कुराते हुए आस्था को अकेला हाल में छोड़कर अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि वह आकाश की आंखों में देख चुकी थी। आकाश उस वक्त रश्मि से बातें करना चाहता था, उसे मिलना चाहता था और वह उसी के कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही रश्मि अपने कमरे में जाने लगी, आकाश जो कि रश्मि को कमरे में जाते हुए देख रहा था, वह भी उसके पीछे पीछे कमरे में जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह रश्मि के कमरे में जा पाता, तुरंत ही उसके सामने आकर कोई खड़ा हो गया था जो उसे घूर कर देखने लगा था। वह कोई और नहीं बल्कि नानी माँ थी। अब नानी माँ आकाश को देखते हुए बोलती है, कहाँ बिटवा, कहाँ चल दिए? ये रश्मि बिटिया का कमरा है, तुम यहाँ नहीं जा सकते हो और शादी से पहले तुम उससे मिलोगे भी नहीं क्या? जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, आकाश हैरान हो गया और थोड़ा सा शर्मिंदा सा भी हो गया। वहीं रश्मि जो कि नानी माँ के ठीक पीछे थी, वह नानी माँ की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और आकाश का चेहरा देखने लगी थी। आकाश उस वक्त नानी माँ को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा शर्मिंदा सा हो गया था और उसके चेहरे शर्म की वजह से लाल हो गए थे। तब नानी माँ की बात सुनकर आकाश बोलता है, वह नानी माँ, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो उससे बात करने के लिए जा रहा था। तब नानी माँ बोली, बेटा आकाश, देखो आकाश बिटवा, रात के 10 बज चुके हैं, इस वक्त कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी सुबह घर वालों के सामने होगी। अब आप रश्मि बेटी से कोई बात नहीं करेंगे और शादी से पहले इस तरह से मिलना अच्छा शगुन नहीं होता, ठीक है? आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए। ऐसा बोलकर नानी माँ ने आकाश को वहां से जाने के लिए कह दिया था। लेकिन आकाश तो उस वक्त रश्मि के खूबसूरत होठों को चूमना चाहता था। वह भला उसे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता था? फिलहाल वह जल्दी ही वहां से चला गया था, क्योंकि वह ज्यादा देर वहां रुकता तो नानी माँ पक्का उसे 2-4 बातें और सुना देती। आकाश के जाने के बाद रश्मि जोरों से अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया जल्दी ही पूरे फूलों के बगीचे के साथ वहां मौजूद था। उस वक्त सभी चले गए थे और आस्था बेसब्री से अरमान के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि एक तो अरमान बिना बताए कहीं चला गया था और वह एग्जैक्टली कहाँ गया था इसके बारे में उसे कोई आइडिया भी नहीं था। और आस्था मन ही मन में सोच रही थी, अभी तो हम कुछ दिन पहले हमसे बोले रहे थे कि हमारे 24 आवर उनके साथ रहें, अब ऐसे अकेले जाने की क्या जरूरत थी? हमारा दिल उनके बिना नहीं लग रहा है। अभी आस्था यह सोचकर फुसफुसा रही थी कि तभी उसके ठीक पीछे जाकर अरमान ने अपने सर को उसके कंधे पर रखा और बोलता है, क्या हुआ, दिल नहीं लग रहा है आपका मेरे बिना? अब जैसे ही अरमान ने यह कहा, आस्था के गाल शर्म से लाल हो उठे थे और जल्दी से उसने पीछे मुड़कर अरमान को जोरों से गले से लगा लिया था और उसके खूबसूरत चौड़े सीने पर अपना सर रखकर बोलती है, कहाँ रह गए थे आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? अब जैसे ही आस्था ने झूठ मूठ नाराज होते हुए यह कहा, अब अरमान का दिल आस्था की ऐसी प्यारी हरकत पर उछलकर बाहर आने को तैयार था। उस वक्त उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तभी अरमान ने अपने हाथों से एक एक करके बुके आस्था को देना शुरू कर दिया था और अरमान ने सबसे पहले रोजेस का बुके उसे दिया। आस्था ने वह साइड में रख दिया था। अभी भी आस्था नहीं मानी थी। अरमान ने लिली फ्लावर्स उसे दिए, उसने वह भी साइड में रख दिए। एक एक करके कितने सारे फ्लावर्स अरमान उसे देता है और वह साइड में रखती रही थी। इन द लास्ट एक बड़ा ही खूबसूरत सा फूल था, ग्लोरियस लिली। अब जैसे ही वह बुके अरमान ने आस्था के सामने किया,
आस्था ने जल्दी से उस बुके को अपने हाथ में ले लिया था और गले से लगाकर उसकी खुशबू को स्मेल करते हुए बोली, आप जानते हैं यह हमारे फेवरेट फ्लावर हैं, पर हमें आज तक यह नहीं मिले सिवाय हमारे बचपन के, और हम इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ऐसे बोलकर आस्था उन फूलों को लेकर झूमने लगती है। वहीं अरमान आस्था की बात सुनकर थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि इस वक्त आस्था ने जो फूल अपने हाथ में लिए थे वह सबसे महंगे फूल थे, जिनकी कीमत का कोई अंदाजा जल्दी से नहीं लगा सकता था। सबसे महंगे और खूबसूरत फूल आस्था की पसंद कैसे हो सकते थे, जबकि आस्था एक मामूली से गांव से आई थी। कहीं ना कहीं अरमान ये बात देखकर चौंक गया था, लेकिन फिलहाल के लिए उसे वह बात उसने टाल दी थी, क्योंकि इस वक्त आस्था के चेहरे की खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और जल्दी ही उसने अब आगे बढ़कर आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था और बोलता है, अब जब आपको आपके पसंद के फ्लावर्स मिल ही गए हैं और आप मान भी गई हैं, तो क्या अब हम अपनी खूबसूरत बीवी को प्यार कर सकते हैं? अब जैसे ही अरमान ने यह कहा, आस्था शर्मा गई और वह बहुत ग्लो कर रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी और अपनी नजरें चुराते हुए बोलती हैं, चलिए अब पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। अब जैसे ही आस्था यह बोलकर वह फ्लावर लेकर जाने लगी, तब अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे सीने से लगा लिया था और डीप वॉइस में बोलता है, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। यह बोलकर उसने आस्था को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीधा अपने कमरे में यानी बेडरूम में जाने लगा था। वहीं प्रियंका, जो कि आग उगलती हुई आंखों से इस दृश्य को देख रही थी, उसके अंदर पूरी तरह से आग लगी हुई थी। एक तो उसका बॉयफ्रेंड भी, जिसने प्रियंका और अरमान की शादी की फुटेज लाइव देख ली थी, वह गुस्से से हो उठा था, क्योंकि उसने प्रियंका पर ना जाने कितने ही करोड़ों रुपयों का खर्च किया था और उसकी वह महंगी से महंगी लाइफस्टाइल मेंटेन की थी। लेकिन अब प्रियंका ने उसे दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया था और अरमान की जिंदगी में आ गई थी, तो इसीलिए इस वक्त वह बहुत ज्यादा गुस्से में था और गुस्से में उसने प्रियंका को फोन पर काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई थी और साथ ही साथ उसे अपने पैसे भी वापस मांगे थे। उसने पूरे 2 करोड़ का हिसाब लगाया था और बोला था कि जब से वह उसकी गर्लफ्रेंड बनी है, अब तक वह 2 करोड़ रुपए उसके पीछे खर्च कर चुका है, तो जब तक वह उसे उसके 2 करोड़ रुपए नहीं दे देता, तब तक वह उसे नहीं छोड़ेगा। अब प्रियंका बहुत गुस्से में थी और सोच रही थी कि बेवकूफ से मैं प्यार करने जा रही थी, जिसके चक्कर में मैंने अरमान सिंघानिया का रिश्ता भी ठुकरा दिया। काश उस वक्त मेरी अक्ल पर पत्थर नहीं पड़े हुए थे और मैंने अरमान से शादी कर ली होती, और उस उल्लू के चक्कर में अपना सब कुछ गवा दिया मैंने। अब वह हरामखोर 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, और जब 2 करोड़ में वह 200 बार मुझे होटल लेकर जा चुका है, मेरे साथ सारी चीजें कर चुका है, उसका हिसाब कौन देगा? इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और यह आस्था देखा नहीं किस तरह से मचल रही थी अरमान सिंघानिया की गोद में। मैं भी देखती हूँ कैसे होती है उनकी यह शादी, इसका चेहरा, इसकी खूबसूरती देखना, मैं इसका चेहरा ही बर्बाद कर दूं। कहीं ना कहीं यह सोचते हुए प्रियंका गुस्से से भुन रही थी और अपने कमरे में पैर पटकती हुई चली गई थी। वहीं अरमान आस्था को लेकर सीधा अपने कमरे में आ गया था और उसे बेड पर लेटा दिया था और खुद उसके करीब बैठकर बोला, आप जानती हैं, जब से अपने प्यार का इजहार किया है, ऐसा लग रहा है सब कुछ बहुत खूबसूरत सा हो गया है, पूरी दुनिया अचानक से खूबसूरत सी लगने लगी है। वहीं अरमान सिंघानिया के मुंह से कोई इस तरह की बातें सुनता, अगर कोई नॉर्मल जो अरमान सिंघानिया के साथ शुरू से रहता हुआ आया है वह सुन ले तो पक्का बेहोश हो जाए, क्योंकि अरमान उस वक्त प्यार भरी और रोमांटिक बातें कर रहा था। वेल, तब आस्था ने जल्दी फ्लावर साइड में रखते हुए अरमान के हाथों को हटाकर वह उसकी गोद में बैठ गई थी। वेल, तब आस्था ने जल्दी फ्लावर साइड में रखते हुए अरमान के हाथों को हटाकर उसकी गोद में बैठ गई और अपनी गोरी बाहों को उसके गले में डालकर बोली, हम जानते हैं कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं, और यकीन मानिए हम भी आपको बहुत सारा प्यार करते हैं। और आप देखिएगा, जब हमारी शादी दोबारा से होगी ना, हम अपनी शादी के सारे फंक्शन एंजॉय करेंगे और हम इतनी मौज मस्ती करेंगे, हम बहुत ज्यादा मौज मस्ती करेंगे। आस्था अपने प्लान बताती रही। अरमान उस वक्त आस्था के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था, कभी उसके हिलते हुए होठों को देख रहा था, कभी उसकी आंखों को देख रहा था। उसका दिल चाहा कि अभी और इसी वक्त वो आस्था को चूम ले, लेकिन उस वक्त आस्था बड़ी ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि अब वो बेझिझक अरमान के साथ बातें करने लगी थी और इतनी सारी बातें करने लगी थी कि अरमान को उसकी बातें सुनना एक अलग ही लेवल का सुकून देता था। तभी अचानक अरमान ने अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया और धैर्यपूर्वक किस करने लगा। अब आस्था की हालत खराब हो गई थी, वो बस अपने मुंह से ऊ की आवाजें कितनी देर तक निकालती रही। वेल, सब कोशिश बेकार थी। वेल, आस्था को काफी देर तक किस करने के बाद अरमान ने उसे छोड़ा और आस्था अब लंबी सांस लेने लगी। तब अरमान ने अचानक आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और जेंटल टोन में बोला, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। आस्था गहरी सांसें लेते हुए उसकी ओर देखने लगी। तब अरमान बड़े ही जेंटल टोन में आस्था के साथ पेश आ रहा था। हालांकि आस्था के प्यार के इजहार करने के बाद वह काफी ज्यादा खुश था, लेकिन उसके दिल के कोने में एक डर था, और वह डर आगे चलकर आस्था के लिए कितनी ज्यादा मुसीबतें खड़ी करने वाला था, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। वेल, तभी आस्था अरमान की ओर देखकर बोली, बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। तब अरमान ने उसके बालों से खेलते हुए कहना शुरू कर दिया, मुझसे कभी झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं आपको तकलीफ देने के बाद खुश नहीं होता हूँ। जितनी तकलीफ मैं आपको देता हूँ, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मैं खुद को देता हूँ। अरमान बड़े ही कोल्ड वॉइस में और जेंटल टोन में आस्था से बात कर रहा था। हालांकि अरमान का लहजा काफी ज्यादा नरम था, लेकिन ना जाने क्यों आस्था के पूरे जिस्म का रुंगटा खड़ा हो गया था। अरमान की बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आस्था को तो लगा था कि अरमान उससे प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, बोलेगा कि वह इस दुनिया में उससे सबसे ज्यादा प्यार करेगा, कितनी सारी प्यार भरी बातें करेगा।
आसमान से चांद तारे तोड़कर लाने की बात करेगा। लेकिन यहाँ तो अरमान कुछ अलग ही तरह की बातें कर रहा था। अरमान ने साफ साफ कहा था कि वह उसे धोखा देने के बारे में, उसे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन तभी आस्था को याद आया कि वह ड्रंक हालत में भी उसने अरमान को छोड़ने की बात कही थी। उसके बाद अरमान ने उसके साथ सारी हदें पार की और एक बार फिर जब उसने अरमान को थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की तब अरमान ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही आस्था ने अरमान को छोड़कर जाने की बात कही तब एक बार फिर अरमान ने अपनी हद पार करने की कोशिश की थी। अरमान की बातें सुनकर आस्था केवल अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसकी ओर देख रही थी। तभी अरमान ने आगे कहना शुरू कर दिया, देखो मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया, जब तक आप मेरे साथ पूरी तरह से लॉयल रहेंगी, साथ ही साथ आप मुझसे कभी कोई झूठ नहीं बोलेंगी और मुझसे दूर जाने के बारे में नहीं सोचेगी, तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इनफैक्ट मेरे अलावा आपको कोई चोट नहीं पहुंच पाएगा। याद रखना, आस्था अरमान सिंघानिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं आपको हर्ट करूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अब मेरी बातें अच्छी तरह से समझेंगी और जो मैं कहूंगा वो करेंगी। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं तुमसे दूर रहूं, बिल्कुल भी तुम्हें अपनी कमजोरी ना बनाऊं, लेकिन कब तुम्हारी ये मासूमियत, तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म कब मेरी कमजोरी बन गया मुझे खुद ही एहसास नहीं रहा। लेकिन बदले में मैं अब तुमसे सिर्फ मोहब्बत चाहता हूँ। वादा करता हूँ अरमान सिंघानिया तुम्हें इस हद तक चाहेगा, इस हद तक चाहेगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। अब अरमान की प्यार मोहब्बत की बातें आस्था के दिल में गुदगुदी सी कर रही थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में कभी कोई प्यार मोहब्बत थी ही नहीं। वह केवल अपनी एक नॉर्मल सीधी सादी जिंदगी गुजार रही थी। हालांकि थोड़ा मस्ती वगैरह वह करती थी, लेकिन किसी से उसकी कोई खास दोस्ती या प्यार मोहब्बत कभी था ही नहीं। लेकिन आज अरमान जिस तरह से उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, कहीं ना कहीं आस्था को अच्छा भी लग रहा था और उसे पेट में कुछ तितलियां सी उड़ती हुई महसूस हो रही थी। और वह सोचने लगी थी, यह इंसान इतना बुरा भी नहीं है जितना कि उस वक्त था जब हम नशे की हालत में थे, तब हमारे साथ था। आस्था को अरमान की इस तरह की बातें सुनकर अच्छा भी लग रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसे एक अलग सा डर भी लग रहा था, क्योंकि अरमान का लहजा भले ही कितना ही सॉफ्ट और नरम क्यों ना हो, लेकिन उसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि जो साफ साफ यह कहना चाह रही हो कि अगर आस्था ने उसे इतना सा भी झूठ बोला या आस्था ने उसे कुछ भी धोखा देने की कोशिश की तो अरमान आस्था की जिंदगी में वो तबाही मचाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकेगा। और अरमान की बातों में उसे प्यार ही नहीं, केवल हद से ज्यादा प्यार नजर आ रहा था, जो कि एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का था। तभी आस्था ने मासूमियत से अरमान की ओर देखते हुए अपने फेस का पाउट बना लिया और क्यूटली बोली, आप हमें कैसे डराने वाली बातें कर रहे हैं? हाँ, आप एकदम से अचानक इतना गुस्से वाले क्यों हो जाते हैं? हम भला आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? हाँ, और हमने आपसे बोला तो है कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं और अब हम आपकी सारी बातें मानेंगे, ठीक है? अब आप प्लीज हमें छोड़िए, हमें जाने दीजिए, अब प्लीज हमें छोड़िए, हमें बहुत तेज नींद आ रही है, हमें सोना है। एक तो हम कब से सोए नहीं हैं सुकून से। अब जैसे ही आस्था ने ये बताया, अरमान बोला, ठीक है आप यहाँ रुकिए 1 मिनट। ऐसा बोलकर अरमान उठा और अलमारी में से आस्था के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत पिंक कलर की नाइटी ले आया। नाइटी देखकर आस्था शर्माने लगी थी, लेकिन अरमान बोला, आप चेंज करके सोएंगी, रुकिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तब आस्था ने घबराकर नाइटी अरमान के हाथों से ले ली और बोली, आप हमारी नाइटी क्यों चेंज करेंगे? हम खुद कर लेंगे, हम छोटे बच्चे थोड़े ही ना हैं। अब अरमान को आस्था का इस तरह से उसके हाथ से नाइटी लेना कुछ खास पसंद नहीं आया था। अगले ही पल उसके पास जाकर उसके हाथ से उसने वो नाइटी ले ली और बोला, मैंने आपको अभी तो समझाया था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी बात ना माने, स्पेशली आप। मैंने बोला ना आपसे कि मैं आपको नाइटी पहनाऊंगा, तो मतलब मैं ही पहनाऊंगा। ऐसा बोलकर अरमान अब आस्था के कपड़े उतारने लगा था और आस्था शॉक हो गई थी, लेकिन फिलहाल उसने अरमान को जो करना चाहता था उसे करने दिया। तब अरमान ने जल्दी ही उसके कपड़ों को आजाद करके उसे नाइटी पहना दी। आस्था उस नाइटी में कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसका बदन एकदम से ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, क्योंकि आस्था उससे पहले सूट कमीज में थी, लेकिन अब अचानक से वह थाई तक नाइटी में थी, जो कि स्लीवलेस थी, जिसमें आस्था को और शर्म भी आ रही थी। लेकिन अरमान को उसे इस तरह से देखना बेहद पसंद आ रहा था और वो बोला, तुम्हें इस तरह से देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा कभी कोई तुम्हें इस तरह से कभी नहीं देख पाएगा। अब जैसे ही अरमान ने यह बोला, आस्था थोड़ा सा चौंक गई थी, लेकिन अगले ही पल बोली, और भला हम आपके अलावा किसी और के सामने थोड़ी ना ऐसे कपड़े पहनेंगे, आप भी कैसी बुद्धू वाली बातें कर रही हैं। आस्था अभी तक अपने सीधे स्वभाव में थी, उसे अरमान की बातों की, उसकी गहराइयों का कोई अंदाजा नहीं था। अरमान ने आस्था को गोद में उठा लिया था और उसे सीधा बेड पर ले आया था। तब आस्था बोली, नहीं नहीं ये सब नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने प्यार किया था ना, एकदम से ये सब फिर से नहीं, हमें काफी पैन होता है। जैसे ही आस्था ने अटकते हुए कहा, तब अरमान ने उसके होठों को चूमते हुए कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर उसने आस्था को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। अरमान ने केवल लोअर पहना हुआ था, उसकी ऊपर की बॉडी एकदम नेकेड थी। अरमान उस वक्त बड़ा ही हॉट दिखाई दे रहा था। अरमान की बॉडी के कट देखकर आस्था बार बार अपनी आंखें मसल रही थी। वह सोच रही थी कि आखिरकार ये कट बने कैसे होंगे, लेकिन फिलहाल उसने उसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि अगर वह अरमान के साथ ज्यादा छेड़खानी करती तो शायद वो उस पर भारी पड़ने वाली थी। जल्द ही अरमान उसे अपनी बाहों में लेकर गहरी नींद में सो गया था और आस्था कितनी ही देर तक अरमान की कही हुई बातें सोच रही थी। अरमान की बातों में प्यार तो बहुत सारा था, लेकिन जिस लहजे में अरमान ने आस्था से बात की थी, ये कुछ अजीब सा था। लेकिन फिलहाल के लिए आस्था ने इग्नोर कर दिया था और उसे कसकर गले से लगा लिया था। वह सोचने लगी थी, जिस छोटे से बच्चों के साथ बचपन में इतनी ज्यादा नाइंसाफी हुई होती है,
शायद इसीलिए वह अब जल्दी से किसी पर प्यार करने पर, ट्रस्ट करने पर आमादा ना हो और जल्दी से किसी पर एतबार ना कर पाए। तो इसीलिए आस्था ने अरमान को प्यार से गले से लगाते हुए कहा, हम आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां भर देंगे। आपके मन में जो औरतों को लेकर एक अलग तरह की छवि बन चुकी है, उस छवि को हम पूरी तरह से मिटा देंगे। अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, यह बोलकर आस्था ने भी अरमान को कसकर गले से लगाया था और दोनों एक सुकून की नींद सो गए थे। वहीं दूसरी ओर आकाश बेचारे नानी माँ की धमकी के बाद वह उस कमरे से तो निकल गया था, लेकिन उस वक्त वह रश्मि को बड़े ध्यान से देखना चाहता था, उसके पास जाना चाहता था। उसका जिस्म बार बार रश्मि की ओर आकर्षित हो रहा था। वह जल्दी ही आकाश अब बालकनी के रास्ते से रश्मि के कमरे में कूद पड़ा था। रश्मि जानती थी कि आकाश ऐसा ही कुछ करेगा, तो उसने जानबूझकर बालकनी का दरवाजा खुला रखा था और आराम से बेफिक्र होकर सोई हुई थी। और जैसे ही रश्मि ने अपनी करवट बदली, अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके बराबर में कोई है, और उसको महसूस करते ही रश्मि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और बोली, ओह आप आ गए। तभी आकाश तुरंत रश्मि के ऊपर आ गया था और उसके गालों पर रब करते हुए बोला, मैं समझ गया था कि जब तुमने बालकनी का दरवाजा खुला रखा है तो आप मेरा इंतजार कर रही होंगी। तब रश्मि बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ फ्रेश हवा के लिए बालकनी का दरवाजा खुला रखा था। तभी आकाश उसके होठों को चूमते हुए कहने लगा, अच्छा तो थोड़ी सी फ्रेश हवा मैं भी आपके साथ ले लेता हूँ। ये बोलकर जल्दी ही आकाश बुरी तरह से रश्मि को किस करने लगा था और थोड़ी देर में रश्मि की मनमोहक आवाजें उस कमरे में गूंजने लगी थीं और दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करने के बाद एक दूसरे को बाहों में भर के सो गए थे। वहीं दूसरी ओर इस वक्त सुमित वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि सुमित ने डिसाइड किया था कि वह राधिका से जाकर मिलेगा। हालांकि शादी की खबर उसे मिल चुकी थी, साथ ही साथ वह इस बात से भी बेहद खुश था। वह जल्दी ही सुमित अब अपनी डुप्लीकेट चाबी इस्तेमाल करते हुए राधिका के उस वक्त बेडरूम में जा पहुंचा था। राधिका तो उस वक्त सोई हुई थी, क्योंकि सुमित के पास उसे फ्लैट की दूसरी चाबी थी, तो चाबी का इस्तेमाल करके वह अंदर चला गया था। अंदर जाकर देखा कि राधिका ने पूरे के पूरे किचन का कबाड़ा खाना बना रखा था। इतना ही नहीं, हर जगह नूडल्स बने हुए फैले हुए थे, कहीं प्याज टमाटर पड़े हुए थे। अब वह सुमित यह देखकर इरिटेट हो गया कि यह सब क्या है, इस लड़की ने इस खूबसूरत फ्लैट का क्या कबाड़ा बना दिया है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यह सोचते हुए अब सुमित आगे बढ़ने लगा था और जैसे ही वह बेडरूम में गया, उसने देखा कि राधिका उस वक्त एक सुकून की नींद सोई हुई थी। राधिका ने एक शर्ट पहन रखी थी जो उसकी थाई तक आई हुई थी। वही सुमित राधिका को इस तरह से अपनी शर्ट में देखकर चौंक गया और तब उसे याद आया था कि इस फ्लैट में तो उसने लड़की के कपड़े खरीदे ही नहीं थे, उसने केवल अपने ही कुछ कपड़े वहां रखे थे, क्योंकि वह सुमित का ही फ्लैट था जो वह कभी कभार यूज किया करता था और वहां पर उसके कुछ कपड़े रखे हुए थे। तो राधिका के पास कपड़े नहीं थे, वो हॉस्पिटल से फ्लैट में ही आई थी। तब राधिका को इस तरह से सुकून से सोता हुआ देखकर सुमित के खून में आग लग गई थी और फटाफट उसके साइड टेबल पर रखा हुआ जग उठाकर उसने सीधा उसके मुंह पर उड़ेल दिया था और राधिका तुरंत चिल्लाकर उठ पड़ी थी, बारिश आ गई, बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई। तब सुमित उसकी ओर देखकर बोला, बारिश या बाढ़ नहीं आई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी शर्ट पहनने की। इस वक्त राधिका ने जो शर्ट पहनी थी वह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। लाइट कलर की शर्ट थी, पानी डालते ही ट्रांसपेरेंट हो गया था। राधिका का ऊपरी हिस्सा काफी हद तक दिखाई देने लगा था। उस वक्त राधिका बेहद हॉट दिखाई दे रही थी। तभी सुमित राधिका के पास गया, उसके बालों को कसकर पकड़कर बोला, तुम्हें इतनी सुकून से सोने का कोई हक नहीं है, तुम्हें मैंने यहाँ शिफ्ट किया है सुकून देने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजा देने के लिए किया है। अब राधिका के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए थे और चिढ़कर बोली, आखिर क्यों सजा देना चाहते हैं आप मुझे? तो क्या मैं इस घर में नंगा घूमूं? यहाँ पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपके ही कपड़े पड़े हैं, मेरे लिए तो कपड़े हैं ही नहीं। और आप क्या चाहते हैं कि मैं ये आपकी कोल्ड शर्ट भी उतार कर फेंक दूं? हाँ, एक मिनट, ये लीजिए अपनी शर्ट। ऐसा बोलकर फ्लो में राधिका ने गुस्से से शर्ट उतारकर सुमित के मुंह पर दे मारी थी। अब राधिका केवल अपने इनरवियर में सुमित के सामने थी और इस चक्कर में वह यह भूल गई कि उसने और कुछ नहीं पहना था। अब सुमित गहरी नजरों से राधिका को देखने लगा था। वैसे भी लास्ट टाइम सुमित चांदनी के साथ इंटीमेट हुआ था। शुरू में चांदनी उसे काफी भाव दिया करती थी और स्पेशल फील कराया करती थी, लेकिन चांदनी का जब सुमित से मन भर गया फिर ज्यादा खास कभी उसने सुमित को अपने करीब नहीं आने दिया। और तब जब भी उसे किसी नए लड़के की जरूरत होती थी, वह किसी न किसी लड़के के साथ डेटिंग ऐप के थ्रू मिलकर रिश्ते बना लिया करती थी। लेकिन सुमित से मन भरने के बाद उसने हाथ तक नहीं लगाने दिया था। वह उस वक्त डेस्परेटली उसके करीब आना चाहता था, लेकिन आज राधिका को अपने सामने देखकर सुमित के अंदर के जज्बात जाग गए थे और अचानक उसने आगे बढ़कर अपने होठों को राधिका के होठों पर रख दिया था। अब तो राधिका पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी और जल्दी ही उसे अपनी सिचुएशन का भी एहसास हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधिका के खूबसूरत बदन को देखने के बाद सुमित पूरी तरह से पागल हो चुका था और अपने सारे फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा, नफरत के मिले जुले भाव या फिर एक औरत के बदन की चाहत उस वक्त उसे वह सब करने पर मजबूर कर रही थी जो वह नहीं करना चाहता था। और बड़ी ही बैडली तरीके से उसने राधिका को हर्ट किया था और राधिका बेजान सी कितनी ही देर तक वहीं पड़ी रही थी और कब उसकी आंख लग गई उसे एहसास नहीं रहा। वहीं सुमित अगले दिन जैसे ही उठा और उसने अपने वजूद को राधिका के जिस्म के साथ पाया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं और कल वह राधिका के साथ क्या कर बैठा था वह सब उसे याद आ गया था और उसने गुस्से से अपने माथे पर रब किया था और गिल्टी टोन में बोला, यह मैंने क्या कर दिया? यह लड़की तो मुझे पाना ही चाहती थी, उसका तो सपना पूरा हो गया। नहीं, मुझे फिर भी यह नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी ही सुमित राधिका के उठने से पहले वहां से उठा और बाहर निकल गया था। साथ ही साथ उसने कुछ चेक, क्रेडिट कार्ड और एक नोट रखकर छोड़ दिया था कि जब वो उठे तो वो अपने लिए कपड़े खरीद ले, और फिर वो वहां से बाहर निकल गया था।
वहीं राधिका अब जैसे ही अगली सुबह उठी, सुमित जा चुका था। पूरा फ्लैट लॉक था और राधिका की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि भले ही वह सुमित से प्यार करती थी, लेकिन इस तरह से वह सुमित के करीब नहीं आना चाहती थी। लेकिन सुमित ने उस वक्त सारी हदें पार कर दी थी। राधिका को अब बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। वह फूट फूट कर जाने कितनी ही देर तक रोती रही थी। लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि उसके बदन को उसने छुआ है, जिसके साथ वह हमेशा से रहना चाहती है, जिसके साथ वह अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। इस तरह से रोने से काम नहीं चलेगा। राधिका ने मन ही मन ठान लिया कि मैं सुमित को हासिल करके रहूंगी। यह सोचते हुए राधिका अब उठी और फटाफट से चेंज करके मॉल शॉपिंग करने के लिए निकल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर आहान और ध्रुव ने हल्दी की पूरी लिस्ट तैयार कर ली थी। किस तरह से वह हल्ला काटने वाले थे, किस तरह से वह हल्दी के फंक्शन को एकदम ग्रैंड सेलिब्रेट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हर तरह से तैयारी करना शुरू कर दिया था। वहीं अब आकाश और रश्मि के साथ साथ अरमान और आस्था की भी होली हुई थी, तो घर में एक अलग ही तरह की रौनक लगी हुई थी। हल्दी का दिन कल का था, लेकिन आज का दिन तैयारी का था। सारी जिम्मेदारी दादाजी ने आहान और ध्रुव को भी सौंप दी, क्योंकि वह दोनों ही थे जो अच्छी तरह से बेस्ट हल्दी का फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते थे। लेकिन उनके इस काम में उन्हें किसी एक लड़की की जरूरत थी, और आस्था और रश्मि की तो मदद ले नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हीं का तो फंक्शन था। तो अगर उन्हें किसी की मदद लेनी थी तो वह थी सिर्फ और सिर्फ रौनक। इसीलिए अब ध्रुव यह बात रश्मि से कहना चाहता था कि वह रौनक को यहाँ बुला ले। हालांकि आहान को उसने नहीं बताया था, लेकिन उस वक्त एक लड़की की काफी जरूरत थी। लड़की का नजरिया भी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट था, और वह उन लोगों के फंक्शन में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने रौनक को बुलाने का फैसला किया था। हालांकि वह चाहते तो एक से बढ़कर एक बेस्ट से बेस्ट वेडिंग प्लानर को अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन वह आकाश और अरमान दोनों के लिए उनके फंक्शंस खुशी खुशी खुद से अपने आप करना चाहते थे, और बेस्ट लेवल पर करना चाहते थे, और इस पल को एंजॉय करना चाहते थे। इसीलिए वह दोनों फंक्शन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। तो इसीलिए ध्रुव ने रश्मि से रिक्वेस्ट की थी, और रश्मि ने जल्दी ही रौनक का नंबर ध्रुव को दे दिया था, और ध्रुव ने रौनक को आने के लिए वहां बोल दिया था। रौनक तो वैसे सिंघानिया मेंशन आने के लिए तैयार थी। फटाफट से रौनक ने अपने बैग पैक किए और सिंघानिया मेंशन के दरवाजे पर जा पहुंची थी। तभी कुछ गार्ड्स ने रौनक को अंदर नहीं आने दिया, और रौनक उन्हें घूरते हुए बोली, दरवाजे खोलो। अरे मेरी दीदी की शादी है, भला मैं यहाँ क्यों नहीं आऊंगी? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। लेकिन गार्ड्स ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था। वहीं आहान, जो कि गार्डन का जायजा लेने के लिए आया था, जब उसे किसी लड़की और गार्ड्स के आपस में झड़प की आवाजें सुनाई दी तो वह फटाफट से वहां आ गया था, और रौनक को वहां देखकर पूरी तरह से चौंक गया। तब रौनक आहान की ओर देखकर बोली, हेलो लल्लू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे गार्ड्स मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मुझे अंदर आना है, दरवाजा खुलवाओ उनसे। अब जैसे ही उन गार्ड्स के सामने रौनक ने आहान को लल्लू कहा, वे गार्ड हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, और साथ ही साथ आहान की ओर देखकर मन मन में मुस्कुराने भी लगे थे। लेकिन आहान के सामने मुस्कुराने की उनकी हिम्मत नहीं थी। वहीं अब जैसे ही आहान ने रौनक के मुंह से लल्लू सुना तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया था, क्योंकि वह इस तरह से अपने गार्ड्स के सामने अपनी बेइज्जती होते हुए थोड़ा ना देख सकता था। और वह झल्लाते हुए बोला, छिपकली, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, और अभी शादी में बहुत टाइम है, अभी हम सिर्फ हल्दी का फंक्शन करने वाले हैं, और तुम हल्दी में इन्वाइटेड नहीं हो, समझी? तुम जाओ यहाँ से। अब जैसे ही आहान ने बड़े ही रूडली तरीके से रौनक से बात की, रौनक का पारा चढ़ गया था, और वह गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, अगर तुमने मुझे अभी और इसी वक्त घर के अंदर नहीं लिया तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी, समझे तुम? रौनक बड़े ही गुस्से से आहान को घूर रही थी। आहान को भी गुस्सा आ गया था। वह भी आगे बढ़ा और बोला, अच्छा तुम मेरे दांत तोड़ोगी? मैं तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगा। ऐसा बोलकर आहान रौनक की तरफ बढ़ा, और रौनक भी आहान की तरफ बढ़ी, और जल्दी ही दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आहान रौनक के बाल पकड़कर खींच रहा था, और रौनक उसे छुड़ाने के चक्कर में उसके मुंह को नोच रही थी। तब तक बाहर हुए हंगामे की खबर एक सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाकर दे दी थी, जो कि सब उस वक्त हॉल में मौजूद थे। फटाफट से रश्मि, ध्रुव वहां आए थे और उन दोनों को छुड़ाने लगे। रश्मि ने रौनक को पकड़ा और ध्रुव ने आहान को पकड़ा था।
और वहीं आहान चिल्लाकर कह रहा था, ध्रुव छोड़ दे मुझे, आज मैं इस छिपकली के सारे बाल नोच लूंगा। वहीं रौनक कह रही थी, रश्मि दीदी हटिए, मैं इस लल्लू को तो मार मार कर आज बंदर ही बना दूंगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छिपकली कहने की। ऐसा बोलकर वह दोनों खूब ज्यादा लड़ रहे थे। वहीं दादाजी भी शोर शराबा सुनकर आ गए थे और जैसे उन्होंने इस तरह से लड़ाई होती दिखी तो वह हैरान हो गए और वहां आकर पूछते हैं, यहाँ ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर अब दादाजी के आने पर वह दोनों शांत हो गए थे। वहीं रौनक घूरकर अभी भी आहान को देख रही थी और आहान भी घूरकर रौनक को देख रहा था। तब दादाजी बोलते हैं, यह क्या हो रहा है, यहाँ पर यह किस तरह की चूहे बिल्ली की जैसी लड़ाई हो रही थी तुम लोगों में, और ये बच्ची कौन है, इसे पहले यहाँ पर नहीं देखा। तभी रश्मि ने रौनक का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, दादाजी मेरी बहन है रौनक, मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में। तब जैसे ही दादा रश्मि ने रौनक के बारे में बताया, दादाजी मुस्कुराने लगे और बोले, अरे रौनक बिटिया रे बिटिया, हम तो आपसे कब से मिलना चाहते थे। रश्मि बेटी ने हमें बताया भी था कि आप हमसे मिलना चाहती हैं, लेकिन बस क्या करें, काम की मसरूफियत इतनी है कि हम टाइम नहीं निकाल पाए। बेटी तुम्हारा यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और क्या हुआ, यहाँ लड़ाई क्यों हुई तुम दोनों में, क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। तभी रौनक घूरकर आहान की ओर देखकर बोली, नहीं दादाजी, मैं भला इस लल्लू को क्यों जानूंगी, और वैसे भी यह एक नंबर का बदतमीज इंसान है, इसे तो लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। उस वक्त रौनक काफी गुस्से में थी। तब दादा पहले तो रौनक को इस तरह से बोलते हुए देखकर मुस्कुरा उठे थे और रौनक को शांत करते हुए कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम अंदर चलो, पहले अंदर चलकर आराम करो, उसके बाद बात करेंगे। ऐसा बोलकर वह अंदर ले आए थे। वहीं दूसरी ओर इतना सारा हंगामा करने के बाद आहान भी अब अपने पैर पटकते हुए कमरे में चला गया था। वहीं दूसरी ओर अरमान की जैसे ही आंख खुली, उसने देखा आस्था पूरी तरह से उसे लिपट कर सोई हुई थी, जैसा कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपट कर सोता है। अरमान बड़े ही ध्यान से आस्था के खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था और इस वक्त आस्था के चेहरे को देखकर उसके मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। अरमान सोच रहा था, अगर आस्था की खूबसूरती थोड़ी कम होती तो कोई तुम्हें बिल्कुल भी आंख उठाकर नहीं देखता। अगर मैं तुम्हारी थोड़ी खूबसूरती कम कर दूं तो नहीं, शायद तुम बुरा ना मान जाओ, मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता हूं। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, अरमान सिंघानिया की माँ वसुंधरा जी, जो कि बेहद खूबसूरत औरत थी और अपनी खूबसूरती के चलते ही उसने अमरीश रायचंद को भी फंसा लिया था, और जिसकी वजह से अभिमान हर वक्त वसुंधरा से लड़ता रहता था और उसे कहता था कि अगर तुम कम खूबसूरत होती तो इस तरह से इतना अमीर आदमी तेरे पीछे नहीं रहता। लेकिन हद तो तब हो गई थी जब वह अमरीश रायचंद को अपने कमरे के बेड तक पर ले आई थी। अमरीश उसे छोड़ने के बहाने घर आता जाता था और घंटे उसके साथ कमरे में टाइम स्पेंड करके जाया करता था, जिसे अभिमान और उन दोनों ने ही बेड पर एक साथ देख लिया था। लेकिन उस बेशर्म औरत की आंखों में कोई शर्म नहीं थी। इनफैक्ट जब अमरीश रायचंद उसी के घर में उसी के बेड पर अभिमान के सामने ही उसकी पत्नी के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाता था, तब वसुंधरा काफी सारी ड्रिंक करके अरमान पर हंटर से वार किया करती थी। साथ ही साथ अभिमान को बेहद बुरा भला कहा करती थी, जिसकी वजह से अभिमान अंदर ही अंदर इतना ज्यादा टूट चुका था कि उसने फिर जिंदगी जीने की इच्छा ही नहीं की। और जिस दिन अमरीश ने उसे शादी के लिए बोला और उसने वसुंधरा को छोड़कर जाने की धमकी दी और यह बोला कि अगर वह उसकी जिंदगी में नहीं आती है और उससे शादी नहीं करती तो वह किसी और से शादी कर लेगा, तब उस दिन वह गुस्से से पागल हो गई थी और उसने उस दिन अरमान और अभिमान दोनों की ही जान लेने की कोशिश की थी। इसीलिए अरमान के मन में यह बात बेहद बैठ चुकी थी कि खूबसूरत औरत किसी एक की नहीं हो सकती है, और इसीलिए अरमान अब आस्था को लेकर पजेसिव नहीं बल्कि ओवर पजेसिव होता जा रहा था। भले ही अरमान का मानसिक संतुलन ठीक हो गया था, लेकिन उसकी कड़वी यादें ऐसी थीं कि 2 साल तक वह मेंटल एजाइलम में रहा था, जिसकी वजह से उसके जहन यानी दिमाग पर यह बात छप चुकी थी कि उसकी चीज सिर्फ और सिर्फ उसकी है और उसकी चीज को कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं छुएगा। तो इसीलिए अरमान अब हर तरह से आस्था को प्राप्त करना चाहता था। कॉलेज तो उसने उसका छुड़ा ही दिया था, साथ ही साथ अब वह 24 घंटे उसके आसपास रहने वाला था। अभी आस्था भी अब हल्का सा कसमसाने लगी थी और जल्दी ही उसकी आंखें खुल गईं। सबसे पहले उसकी आंखों के सामने अरमान का हैंडसम सा चेहरा नजर आया। अरमान को देखते ही आस्था मुस्कुरा उठती है। उसके कानों पर उसने एक प्यारा छोटा सा लाइट किस करते हुए और विश करते हुए और चंचलता से बोली, गुड मॉर्निंग स्वीट हस्बैंड। आज आस्था ने पहली बार अरमान को हस्बैंड बुलाया था। हस्बैंड सुनकर आस्था के मुंह से अरमान को बहुत अच्छा लगा था और वह हल्के से स्माइल देकर और गालों को सहलाते हुए बोला, वेरी गुड मॉर्निंग आफत। तब आफत सुनकर आस्था ने मुंह बना लिया था। आस्था ने आफत सुनकर मुंह बना लिया था और नाखुश होकर बोली, आप हमें आफत क्यों बुलाते हैं? हमारा नाम आस्था है और नानी माँ हमें प्यार से गौरी कहती हैं, आप हमें गोरी बुला सकते हैं। तभी अरमान उठते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, पर मैं आपको आफत ही बुलाऊंगा। तब आस्था ने अरमान से कुछ नहीं बोला और फटाफट से उठकर जाने लगी। अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है। तब आस्था सवालिया नजरों से अरमान को देखकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हमें वॉशरूम जाना है, जल्दी से नहाना है। ऑलरेडी देखा आपने कितना टाइम हो गया है। तब अरमान उठकर आस्था को गोद में उठाया और उसकी नाक पर अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, साथ में नहाते हैं। अब आस्था हैरान हो गई थी, साथ में नहाते हैं, लेकिन वह अरमान को मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इस वक्त अरमान उसे प्यार ही प्यार न्यौछावर कर रहा था। अब जल्दी ही आस्था अरमान के साथ बाथरूम में घुस गई थी और अरमान ने उसे सीधा बाथटब में लेटा दिया था और खुद उसके बराबर में आ गया था। धीरे धीरे उसकी नाइटी को भी उसने अलग कर दिया था और उसके बाद वह आस्था को प्यार करने लगा था। आस्था उसे रोकते हुए बोली कि आप क्या करने के लिए हमें यहाँ लाए हैं? हमें नहाना है,
हमें लेट हो गया। वैसे भी सुबह जल्दी आंख नहीं खुली और घर में आज से शादी के फंक्शन भी स्टार्ट होने वाले हैं। तब अरमान ने आस्था के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, आपको किसी भी चीज के लिए परेशान या टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल हैंडल एवरीथिंग। ऐसा बोलकर वह आस्था की नेक पर किस करने लगता है और जल्दी ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गए थे। कितनी ही देर तक पूरी तरह से दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। वहीं दूसरी ओर प्रियंका, जो कि अब सबसे पहले अरमान से मिलना चाहती थी, तो वह फटाफट से उसके कमरे की ओर आ गई, क्योंकि नानी माँ उस वक्त रश्मि के साथ बिजी थी। नानी माँ ने रश्मि को पूरी तरह से बिजी रखा था और रौनक को भी अपने साथ लगा रखा था। वह चाहती थी कि रश्मि के चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आए, इसलिए नानी माँ तरह तरह के हल्दी चंदन का पैक बना रही थी, अपनी खुशी जाहिर करते हुए, और बोलती है, दुल्हन को सबसे ब्यूटीफुल दिखना चाहिए अपने खास दिन पर। ऐसा बोलते हुए नानी माँ पैक बनाने लगी थी। वहीं प्रियंका चारों तरफ ध्यान से देख रही थी, तो बिना किसी की नजरों में आए मौका देखकर वह जल्दी ही अरमान के कमरे के पास जा पहुंची थी। कमरा उस वक्त लॉक नहीं था, क्योंकि अरमान के कमरे में बिना उसकी इजाजत के किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी। और जैसे ही अब प्रियंका वह दरवाजा खोलकर अंदर गई, अरमान के खूबसूरत से बेडरूम को देखकर उसकी आंखें चमक गई थी। और जब उसने देखा कमरे में कोई नहीं दिखाई देता है, तब वह बेड पर जाकर टांग पर टांग रखकर बैठ गई थी और बोलती है, बहुत जल्दी यह सब कुछ मेरा होगा। यह खूबसूरत सा बेडरूम मैं मेरा होकर इस बेडरूम का मालिक भी मेरा होगा। तभी प्रियंका के कानों में अरमान और आस्था की मनमोहक आवाजें आने लगी थीं। अब प्रियंका चौंक गई थी और उसके खून में आग लग गई थी। फटाफट से प्रियंका बिल्कुल बाथरूम के गेट के पास चली गई और कान लगाकर सुनने लगती है कि अंदर से कैसी आवाजें आ रही हैं। अंदर आस्था अरमान को रुकने के लिए कह रही थी, उसे बोल रही थी कि वह उसे छोड़ दे, बहुत देर हो गई है, सब उनका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अरमान हर बार आस्था को अपने प्यार में पूरी तरह से डुबो लेता था, उसे बोलने का मौका नहीं दे रहा था। अब तो प्रियंका की मुट्ठी कस गई थी और वह भिन्न भिन्नती हुई उस कमरे से बाहर निकल गई थी। अब प्रियंका ने बाहर निकलते वक्त तेजी से दरवाजे को गुस्से में पटक कर लॉक किया था। तब अरमान को एहसास हुआ कि कमरे में कोई है। तब जाकर उसने आस्था को छोड़ा और फटाफट से बाथरोब पहनकर बाहर आता है। उसने अपने कमरे में चारों तरफ अच्छी तरह से देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन प्रियंका के परफ्यूम की खुशबू अरमान ने महसूस कर ली थी और वह तिरछा सा मुस्कुराता है। वही अरमान के जाने के बाद आस्था बेहद शर्मा रही थी। वह बाथरूम में लगे मिरर में खुद को देखे जा रही थी। अरमान के प्यार के निशान उसके बदन पर मौजूद थे, लेकिन यह निशान आज उसे बड़े ही प्यारे और अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी खूबसूरती उन निशानों से और भी ज्यादा बढ़ रही हो। तब जल्दी ही आस्था अच्छे से फ्रेश हो गई थी और तब उसने अपना छोटा सा सर निकालकर बाहर की तरफ यहाँ वहां झांका कि अरमान बाहर कमरे में है या नहीं है, क्योंकि आस्था अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहीं आई थी। अरमान सीधा उसे गोद में उठकर बाथरूम में ले आया था। तब जल्दी से आस्था ने दरवाजा खोलकर देखा, उसे अरमान कहीं दिखाई नहीं दिया था। आस्था ने अरमान का ही एक एक्स्ट्रा बाथरोब पहना था, जो कि उसकी थाई तक ही आ रहा था, और फटाफट से बाहर आकर वह अलमारी के क्लोजेट से कपड़े लेने लगती है। लेकिन तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और आस्था का छोटा सा सर उसके सीने से जा लगा था। अरमान आस्था के भीगे भीगे खूबसूरत बालों को देखकर उनमें खो सा गया था। आस्था के एकदम नेचुरल पिंक गुलाबी होंठ उसे और भी ज्यादा दिलकश बना रहे थे। अचानक अरमान ने एक बार फिर अपने होंठों को उसके होंठों पर रख दिया था और आस्था उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और खुद को छुड़ाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए ना, ऑलरेडी सब हमारा वेट कर रहे होंगे, प्लीज, मुझे भी सारे फंक्शन देखने हैं और मेरे भी फंक्शन होने वाले हैं, आप नहीं जानते कि मैं कितना खुश हूँ। ऐसा बोलते हुए आस्था चहकने लगी थी, लेकिन अरमान तो उस वक्त उसे बड़े ही इंटेंस नजरों से देख रहा था। लेकिन फिर उसने जल्द ही आगे बढ़कर एक बड़ा ही खूबसूरत सा डार्क रेड कलर का पूरा अनारकली गाउन टाइप निकालकर आस्था को दिया था और आस्था यह देखकर चौंक गई, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े थे जैसा आस्था पहनती थी। बल्कि आस्था ने तो सोचा था कि अरमान अपनी बीवी को मतलब मॉडल और फैंसी कपड़े वगैरह पहनाएगा, लेकिन जो अरमान ने उसे पहनने के लिए दिया था उस गाउन की फुल स्लीव्स थी, किसी की भी स्लीव्स हाफ नहीं थी। इतना ही नहीं, उससे उसका पूरा जिस्म ढक गया था। आस्था ने खुशी से वह कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि आस्था को तो ऐसे ही कपड़े पसंद हैं, पूरे तरफ से बंद, कहीं से ओपन नहीं था, और पूरी बाजू का वह सूट था, उसमें बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। छोटा सा उसका गला था, उसका कुछ खास बैग भी ज्यादा नहीं थी। तब अरमान आस्था को अच्छे से कपड़े पहनाने के बाद उसका दुपट्टा फैलाकर बोलता है, तुम्हारे जिस्म का इतना सा भी हिस्सा कोई और ना देख पाए। यह वाली बात आस्था को थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन फिलहाल वह प्यार में थी तो उसने उस वक्त के लिए इग्नोर कर दिया। और जल्दी ही वह अब बोलती है, अब आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, क्या आप कपड़े नहीं पहनेंगे? तब अरमान ने अपने लिए भी आस्था के रेड कॉलर जैसा ही एक सूट पहना था, जिसमें वह बड़ा ही हैंडसम लग रहा था। अरमान के चेहरे पर इस वक्त प्यार के रंग थे, साथ ही साथ इस चीज की इनसिक्योरिटी भी थी कि वह आस्था को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जल्दी ही अरमान उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे नीचे लेकर आने लगता है। वही अरमान सिंघानिया को जैसे ही रौनक ने देखा, वह पूरी तरह से चौंक गई थी और रौनक आस्था और अरमान को साथ देखकर रौनक हैरान हो गई थी और आस्था को सामने देखकर जल्दी से वह दौड़कर उसके पास गई, बिना अरमान की परवाह किए। उसने जाकर आस्था को तुरंत गले से लगा लिया था। वही आस्था भी रौनक को देखकर चहकते हुए बोली, रौनक, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम यहाँ हो। वही अरमान जो कि आस्था की कमर पकड़कर उसके हाथ पर एक हाथ रखकर उसे नीचे लेकर आ रहा था। अचानक से रौनक का इस तरह से आस्था को गले लगाना उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था और वह घूर कर रौनक को देखने लगा था। वही रौनक भी आस्था को देखकर चहक रही थी और अरमान बारी बारी से उन दोनों को देख रहा था।
तभी रौनक चहकते हुए बोली, आस्था कितनी प्यारी लग रही हो, तुम यहाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और हाँ, तुमने मुझे बताया था तुम यही रहती हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ इनसे रिलेशन क्या है, मैं समझी नहीं। तभी अरमान ने रौनक का हाथ आस्था के कंधों पर से हटाकर आस्था के कंधे पर खुद हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, यह मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया है। अब जैसे ही अरमान ने यह बोला, रौनक की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। भला अरमान सिंघानिया को कौन नहीं जानता, लेकिन अब फिलहाल में अरमान सिंघानिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तो पूरे देश ने ही अरमान सिंघानिया को देख लिया था। उनमें से रौनक भी एक थी। अब रौनक पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि वह तो प्रियंका को ही उसकी पत्नी समझ रही थी। तभी रौनक बोलती है, लेकिन आस्था आपकी पत्नी कैसे हो सकती है? मैंने तो न्यूज में देखा था प्रियंका के पति हैं। तभी प्रियंका यह सुनकर खुशी से गोलगप्पा हो गई थी, क्योंकि उस वक्त वह भी वहीं मौजूद थी। अब और जैसे ही रौनक ने यह कहा, अचानक अरमान की आंखें रंग बदलने लगे थे और वह एक बार और रौनक की ओर देखकर बोलता है कि आपको सुनाई नहीं दिया, यह आस्था अरमान सिंघानिया है और अरमान सिंघानिया किसी और का नाम कभी नहीं जोड़ सकता है, समझिए आप। हालांकि अरमान अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके ही बोल रहा था, लेकिन उसका बोलना बड़ा ही वियर्ड था। ऐसा लग रहा था मानो कि वह बता नहीं रहा। वह इस बात का उसके दिलों दिमाग में डाल देना चाहता है कि कोई आस्था को इस तरह से नाम से नहीं बुलाएगा और नहीं अरमान के साथ प्रियंका का नाम जोड़ेगा। वही प्रियंका अरमान की बात सुनकर गुस्से से लाल हो गई थी। वही नानी माँ, जो कि उस वक्त आस्था को वहां देखकर खुश थी, वह जल्दी से आगे आते हुए बोली, अरे रौनक बिटिया, ये सारी कहानी हम तुम्हें बाद में समझाएंगे, फिलहाल तुम यहाँ आओ, इधर आओ। क्योंकि नानी माँ कितनी ही देर तक अरमान को नोटिस कर रही थी। अरमान की बातों में उन्हें अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा था और जिस बात को शायद वह डर रही थी, वो बात वह सच साबित होते हुए नहीं देखना चाहती थी। फिलहाल जल्दी ही दादाजी अरमान को साथ ले जाते हुए बोले, रश्मि की बहन है बेटा रौनक, और जो कोई शादी का सच नहीं जानती वह तो इसी तरह से सवाल करेगी ना बेटा, तो तू क्यों परेशान होता है? ऐसा बोलकर दादाजी ने माहौल को हल्का फुल्का करने की कोशिश की थी। अपना सब सामान अपने कमरे में रखकर आने के बाद ध्रुव, आहान, साथ ही साथ आकाश, जो कि अब रश्मि के हर वक्त आसपास रहना चाहता था, सभी के सभी एक बार फिर हाल में इकट्ठा हो गए थे। तभी नानी माँ एक इमाम जस्ता कुटने का उसे लेकर बैठी हुई थी और उसमें कुछ सामान कूट रही थी। यह देखकर आहान सरप्राइज हो गया और नानी माँ के पास आकर बैठते हुए सवाल पूछने लगा, नानी माँ, आप ये क्या कर रही हैं और ये इतना शोर क्यों मचा रही है? अगर आपको कुछ पीसना है तो आप मिक्सी में भी तो पीस सकती हैं, या फिर आप किसी को कह सकती हैं, आप खुद क्यों मेहनत कर रही हैं? तब नानी माँ ने मुस्कुराकर आहान की ओर देखती है और अपना काम जारी रखते हुए जवाब देती है, अरे मेरे बच्चे, हम अपने हाथों से पैक तैयार कर रहे हैं। इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, साथ ही साथ हल्दी, चंदन, इन सबको हम महीन महीन पीसकर एक बड़ा ही प्यारा सा पैक बनाएंगे और आस्था बिटिया, साथ ही साथ रश्मि बिटिया और रौनक बिटिया, घर की सभी बच्चियों को ये पैक लगाएंगे। अब जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, आहाना हैरान होकर बोलता है, लेकिन नानी माँ, इसे लगाने से क्या होगा? आप ये क्यों लगाना चाहती हैं? तब नानी माँ बोली, अरे बुद्धू, इनकी कल से शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं और फिर इसीलिए हमने सोचा क्यों ना अपने हाथों से यह करिश्माई जादुई पैक बनाए। इन्हें लगाने के बाद लड़कियों की रंगत और भी निखर जाती है और बहुत अच्छा और खूबसूरत सा निखार आता है। अब जैसे ही आहान को नानी माँ ने यह कहा, आहान की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। वो बोलता है, लेकिन इसके लिए तो बड़े बड़े पार्लर हैं, वहां जाकर भी तो ये लोग अपना मेकअप करा सकती हैं, मतलब वह भी सही में खूबसूरत बना सकती हैं। तभी नानी माँ बोलती है, यह पार्लर पर हमें भरोसा नहीं है भाई, हम तो अपने हाथों से ही अपनी बिटियाओं के लिए पैक बनाएंगे। देखना, इतनी खूबसूरत हो जाएंगी कि इन्हें पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही नानी माँ ने इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस से यह कहा, आहान तो मानो हवा में उड़ने लगा था। उसने सोचा कि अगर वह भी अब पैक लगा लें तो वह कितना हैंडसम और स्मार्ट हो जाएगा, फिर तो कितनी ही सारी लड़कियां उसके आसपास घूमेंगी और उसकी मलिश्का टीना तो उसे देखते ही आई लव यू कह देगी। कहीं ना कहीं इस सब चीजों का ख्याल आते ही यह आहान के दिल में गुदगुदी सी उठी थी और वह उछल पड़ा था और रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, नानी माँ प्लीज, आप एक्स्ट्रा बनाइएगा, मैं भी लगाऊंगा। अब जैसे आहान ने यह कहा, सभी हैरानी से आहान की ओर देखने लगते हैं। वही रौनक तो मुस्कुराते हुए आहान के पास आती है और उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, हाँ नानी माँ, वैसे भी यह लल्लू दिखता है, अगर थोड़ा सा पैक लग जाएगा तो हो सकता है लल्लू के अंदर से थोड़ा सा इंसान बाहर आ जाए। अब जैसे ही रौनक ने यह कहा, आहान गुस्से से दांत भींचकर उसकी ओर देखने लगा था, लेकिन तब तक रश्मि और ध्रुव बीच में कूद पड़ते हैं और दोनों को जंग होने से पहले उन्हें अलग कर दिया गया था। बने रहिए दोस्तों, शादी के फंक्शन के खट्टे मीठे सफर के साथ आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और शेयर करें। लेकिन तब तक रश्मि और ध्रुव बीच में कूद पड़े और दोनों को जंग होने से पहले ही अलग कर दिया गया था और दोनों एक दूसरे को घूरते हुए अलग अलग दिशा में जाकर बैठ गए थे। अब नानी माँ ने जल्दी ही खूबसूरत सा पैक तैयार कर दिया था और रश्मि को, आस्था को, साथ साथ रौनक को, प्रियंका को भी वह पैक लगा दिया था। और आहान यह देखकर जल्दी से ध्रुव को इशारों में कह रहा था, यह पैक लेकर कमरे में चल, वहीं ले जाकर लगाते हैं और आकाश भाई को भी साथ ले जाते हैं। तब आहान जल्दी से आकाश के पास जाकर खड़ा हो गया था और बोलता है, आकाश भाई, नानी माँ का करिश्माई जादू का पैक है, क्यों ना आप भी लगा लो, और आखिरकार आपकी भी तो शादी होने वाली है, आपका भी तो अच्छा दिखना बनता है ना। अब अरमान भाई तो लगाएंगे नहीं, लेकिन आप तो लगा ही सकते हैं, आप ले लो फटाफट से, आपके कमरे के अंदर मैं आपको लगा देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। अब जैसे ही आहान ने कुछ इस तरह से यह कहा, आकाश भी अब सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर रश्मि सुंदर दिखेगी तो आकाश को भी तो अच्छा दिखना होगा। तो जब नानी माँ ने जल्दी ही सब लड़कियों की आंखों पर खीरे काट कर रख दिए थे और सब एक साथ लाइन से हॉल में ही बैठ गई थी और खुद भी नानी माँ पैक लगाकर वहाँ आराम फरमा रही थी,
और जब आकाश ने यह देखा कि सबकी आंखें बंद हैं, तब उसने आहान को इशारा कर दिया और तब मौका देखकर आहान ने वह पैक उठा लिया था और सीधा दौड़कर अपने कमरे में ले आया था। कोई और भी था जो यह सब चीज देख रहा था और साथ ही साथ मुस्कुरा भी रहा था। वही आस्था को इस तरह से पैक लगाया हुआ देखकर अरमान काफी ज्यादा अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि आस्था उसके लिए तैयार हो रही है। आस्था उसके लिए खूबसूरत दिखना चाहती है। आखिरकार वह उसकी बीवी है, उसकी आस्था है। वह तभी अरमान ने देख लिया था कि आकाश, आहान और ध्रुव नानी माँ का बनाया हुआ पैक छुपके से लेकर कमरे में जा रहे हैं। तब अरमान दादाजी को उनके कमरे में छोड़कर वह भी उनके पीछे पीछे चला गया था और जैसे ही वह वहां गया, उसने देखा कि आकाश और ध्रुव पैक लगाकर बाकी सब की तरह आंखों पर खीरा लगाकर बैठे हुए थे। और जब अरमान की नजर आहान पर गई तो वह हैरान हो गया था, क्योंकि आहान पूरे के पूरे बेड पर टांगे फैलाए हुए पड़ा हुआ था। उसने अपनी ऊपर की टी शर्ट निकाल रखी थी। उसने अपनी गर्दन से लेकर अपने हाथों तक पूरा पैक लगा लिया था। वह बड़ा ही फनी दिखाई दे रहा था। एक पल को आहान को इस तरह से देखकर अरमान को काफी उल्टी सा फील हुआ था, लेकिन तभी अरमान की नजर नानी माँ के बनाए हुए पैक पर पड़ती है और ना जाने अरमान के दिमाग में भी क्या आया कि वह भी बचा हुआ पैक उसने वहां से उठा लिया था और सीधा अपने कमरे में आ गया था। क्योंकि आस्था तो नीचे हॉल में थी और बाकी सब भी अपने पैक्स में बिजी थे, तो अरमान को लगा कि उसके कमरे में उसे कोई नहीं देखेगा। वहां जाकर उसने नानी माँ का बचा हुआ सारा पैक अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कर लिया था, क्योंकि वह भी आस्था के जैसा खूबसूरत और साथ ही हैंडसम दिखना चाहता था। और जैसे अगर आस्था खूबसूरत दिखेगी तो अरमान का तो हैंडसम दिखना बनता ही था। वही हॉल में नानी माँ 10 मिनट से ज्यादा अपने चेहरे पर पैक नहीं रख सकती थी। फटाफट से उन्होंने अपना चेहरा धो लिया और चेहरा धोकर उन्होंने सोचा कि एक बार फिर और लड़कियों के चेहरे पर वह पैक अप्लाई कर देंगी। लेकिन अब पैक का कटोरा वहां से गायब था। अब जैसे ही नानी माँ ने आस्था, रश्मि, प्रियंका से पूछा कि वह फेस पैक का कटोरा कहाँ गया, तब वह सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है और बोलती है, हमें तो नहीं पता कहाँ गया, यहीं पर तो रखा हुआ था, अचानक से कहाँ जा सकता है। अब क्योंकि उन सबका भी पैक सूख चुका था, तो सभी ने अपने अपने फेस वॉश कर लिए थे और अच्छे से चारों तरफ पैक ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी रौनक की नजर सीढ़ियों पर पड़े एक तरफ पड़े हुए छोटे से पैक की बूंदों पर गई थी, क्योंकि जब आहान उस पैक को लेकर जा रहा था, थोड़ा सा उसमें से टपक कर सीढ़ियों पर गिर गया था। तब रौनक बोलती है, आप लोग मेरे साथ आइए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा बोलकर जल्दी ही वह सभी लड़कियां अब रौनक के पीछे पीछे जाने लगती हैं। रौनक के पीछे रश्मि, रश्मि के पीछे आस्था, आस्था के पीछे प्रियंका और सबसे पीछे नानी माँ। वह सब देखना चाहती थी कि आखिरकार उनका बनाया हुआ पैक गया तो गया कहाँ। अब धीरे धीरे सब एक साथ सीढ़ियों पर से ऊपर जाते हुए जाने लगी और पैक कहीं और नहीं बल्कि आहान के कमरे के थोड़ा सा एक टपका बाहर पड़ा हुआ था। तो अब थोड़ा सा आगे जाकर जैसे ही उन्होंने कमरे का हाल देखा तो वह सारी लड़कियां खुद को रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। और आहान तो इतना ज्यादा फनी दिखाई दे रहा था कि उसने अपनी गर्दन, अपने बाइसेप्स, अपने डेल्टॉइड्स सब पर उसने पैक अप्लाई कर लिया था, मानो कि वह आज बिल्कुल पूरी तरह से एकदम हैंडसम होना चाहता था। अब जैसे ही उन सब लड़कियों ने यह देखा और आखिर स्पेशली आहान को देखा तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। और जल्दी से जो लड़के आराम से आंखें बंद किए हुए बैठे थे, आकाश, ध्रुव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और सामने लड़कियों को देखा, फटाफट से वह दौड़कर बाथरूम में घुस गए थे। वही रश्मि आकाश की इस तरह की हरकत देखकर मन ही मन में मुस्कुरा उठी थी और साथ ही साथ उसके गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे। तब नानी माँ बोली, चलो वह तो ठीक है कि यहाँ पर पैक है और अच्छा हुआ इन बच्चों ने भी लगा लिया, लेकिन उसका कटोरा कहाँ गया। तब आहान बोलता है, लास्ट टाइम तो हमने यहीं रखा था, फिर कहाँ चला गया। तब आस्था के दिमाग में कुछ खटकता है। फटाफट से वह दबे पांव वहां से निकलकर सीधा अपने कमरे में चली गई थी और जैसे ही वह कमरे में गई उसने देखा कि अरमान आराम से सोफे पर टांग चढ़ाकर पैक लगाए हुए बैठा हुआ था। अब अरमान को इस तरह से देखकर आस्था खुद को रोक नहीं पाती और खी खी करके खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वही अरमान ने जैसे ही आस्था को देखा तो वह भी थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो गया था। फटाफट से वह भी आस्था को बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। वही आस्था अभी भी जोरों से हंसी जा रही थी और जल्दी ही अरमान एकदम अपना चेहरा धोकर फ्रेश होकर बाहर आया और आस्था उसकी ओर देखकर बोलती है, आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी, क्या आपने हमारे लिए यह सब कुछ किया। अब जैसे आस्था ने यह कहा, अरमान ने तुरंत उसकी कमर से उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया था और उसके पूरे चेहरे पर भरपूर नजर डालता हुआ बोलता है, हाँ मैंने आपके लिए किया, अगर आप खूबसूरत लगेंगी तो मेरा भी तो कुछ ठीक ठाक दिखना बनता है ना। जैसे ही अरमान ने यह कहा, आस्था तो मानो हवा में उड़ने लगी थी। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि अरमान जैसे इंसान के मुंह से वह कुछ ऐसे शब्द सुनेगी और अरमान ने उसके लिए पैक लगवाया, क्योंकि अरमान उसके लिए अच्छा दिखना चाहता था। तो यह बात आस्था को अलग ही लेवल का सुकून दे रही थी। तभी आस्था ने अरमान के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा था, आपको कुछ भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए एकदम बेस्ट हैं और आप तो वैसे ही इतने ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। पता है आपको कितनी सारी लड़कियां आपको घूर घूर कर देखती हैं, कॉलेज में भी कितनी सारी लड़कियां आपकी बातें करती हैं। पता है आपको, भले ही मैं 2-3 के लिए कॉलेज गई थी, लेकिन काफी लड़कियां थीं जो आपको जानती थीं। आस्था के कॉलेज में लड़कियों का एक ग्रुप था जो कि अरमान को फॉलो किया करता था। अरमान की मंथली मैगजीन में उसकी जो कामयाबी के परचम छपे होते थे, उसके साथ साथ फोटोज छपा करती थी। वह कुछ लड़कियां उन्हें काट काट कर अपने पास रखा करती थी। आस्था उन्हें देख चुकी थी, तो इसीलिए अब आस्था को अरमान को लेकर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही थी। तो इसीलिए वह थोड़ा सा अरमान को कह रही थी कि आपको इस तरह से उसके लिए तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बहुत अच्छे हैं। आस्था की बात सुनकर अरमान आस्था के गाल पर एक लाइट सा किस करते हुए बोला,
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। अरमान की बात सुनकर आस्था शर्मा गई और फिर बोलती है, आप एक काम कीजिए, आप यह कटोरा हमें दे दीजिए। नानी माँ पूरे घर में इस कटोरे को ढूंढ रही है, अगर वह यहाँ आ गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपने पैक लगाया था। तब अरमान बोलता है, किसी को मत बताना, ठीक है। तब आस्था अपना सर दोनों तरफ हिला देती है, लेकिन तभी आस्था कटोरा लेकर भागती हुई गई और पलटकर बोलती है, नहीं नहीं, हम सबको बता देंगे। ऐसा बोलकर आस्था बाहर निकलकर दौड़ लगाती हुई चली गई थी और अरमान उसके पीछे से दौड़ने के लिए, उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा था। लेकिन तब तक आस्था नीचे आ गई थी। वही नानी माँ अब सबको लेकर एक साथ हॉल में बैठी हुई थी और फंक्शन की पूरी बातें डिस्कस कर रहे थे। और तब नानी माँ आकाश, ध्रुव, आहान की ओर देखकर बोलती है, देखना बेटा, और कल से देखना ऐसी ढोलकी बजाऊंगी, ऐसी रौनक लगाऊंगी कि पूरे सिंघानिया मेंशन में रौनक ही रौनक हो जाएगी। अब जैसे ही नानी माँ ने मुस्कुराते हुए यह कहा, सभी नानी माँ की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। तब तक आस्था जल्दी से दौड़कर नानी माँ के पास आ गई थी और प्यारी सी स्माइल करते हुए बोलती है, नानी माँ, ये रहा आपका पैक का कटोरा। तब नानी माँ हैरानी से उस खाली कटोरी को देखकर कंफ्यूजन से बोलती है, अरे बेटा, हमने तो इतना सारा बनाया था, हल्दी चंदन का पैक की 2-4 दिन दुल्हनों को लगा देंगे, लेकिन यह तो इतनी जल्दी खत्म हो गया। तब रौनक आहान को घूरकर बोली, कमाल है नानी माँ, क्या आपको नहीं पता? कुछ लोग तो इतने बेसब्र होते हैं कि उन्हें अपने चेहरे के साथ साथ अपनी गर्दन, अपने हाथों, पैरों, सारी जगह पैक लगाकर खत्म कर दिया आपका। जैसे ही रौनक ने सीधे सीधे आहान को टोका, अब आहान घूर कर उसे देखने लगता है और ध्रुव के कान के पास जाकर बोलता है, यह छिपकली अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। देखा तूने किस तरह से बोल रही है, यह चाहती नहीं है कि मैं स्मार्ट और हैंडसम ना दिखूं और मेरे पास लड़कियां मंडराए। इसको तो कोई भी देखेगा नहीं, एकदम झल्ली लगती है। ऐसा बोलकर आहान ने अपना मुंह बना लिया था। तभी आस्था मुस्कुराते हुए बोलती है, नानी माँ, ये वाला पैक आप और बना देना, हम 2-3 दिन और लगाएंगे। अब जैसे ही आस्था ने यह कहा, नानी माँ मुस्कुरा दी थी और आस्था का सर सहलाते हुए बोलती है, तो फिक्र मत कर बेटा, मैं कल फिर बना दूंगी। तब तक अरमान, जो कि आस्था को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, वह भी चुपचाप जाकर वहां एक जगह बैठ गया था। मन मन में सोच रहा था कि यह पैक लगाने वाली बात आस्था सबके सामने न कह दे, क्योंकि अरमान की पर्सनैलिटी, उसका ऑरा इन सब चीजों से उसे बहुत दूर रखता था। उसकी इमेज उसे परमिशन नहीं देता था कि इस तरह की बातें कभी अरमान भी कर सकता था। वही दादाजी, जो कि मुस्कुराकर सबको हंसते खेलते मुस्कुराते हुए देख रहे थे, तो उस वक्त अलग ही लेवल का उनकी आंखों में सुकून था। दादाजी ने कितने सालों पहले एक छोटे से अरमान के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की थी। इसमें उनका साथ आहान सिंघानिया के दादाजी आलोक सिंघानिया ने दिया था। एक बचपन का दोस्त और भाई थे, जो उसे एक सरकारी अस्पताल ले गए थे और उसी सरकारी अस्पताल में अरमान का ट्रीटमेंट कराया जा रहा था। उस वक्त उन्होंने उसे अपने पास रखा, छोटा मोटा काम दिया, लेकिन मेहनत के बल पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। साथ साथ आहान, आकाश, सुमित जैसे इंसान उनकी जिंदगी में आए थे। ये सब रिश्ते अरमान ने खुद अपने लिए बनाए थे। बस अब दादाजी मन ही मन में दुआ कर रहे थे कि उनके इस हंसते खेलते परिवार को किसी की काली नजर न लगे, स्पेशली उस वसुंधरा की। वही अरमान, जो कि थोड़ी सी दूरी पर बैठ गया था, लेकिन उसकी नजरें बार बार जाकर आस्था पर ठहर रही थीं। वह बार बार आस्था को देख रहा था, बार बार आस्था को घूर रहा था। प्रियंका अरमान की हर एक हरकत को नोटिस कर रही थी। वह तो वैसे ही जलभुन कर बैठी थी। वह सोच रही थी, बस एक बार अरमान उसे अकेले में मिल जाए, उसके बाद तो वह उसे अपना बना ही लेगी और अपने हुस्न के जाल में पूरी तरह से फंसा लेगी। वैसे भी अगर कोई किसी और लड़की के खूबसूरत जिस्म को देखेगा तो भला कैसे दूर रह सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका का प्लान कुछ अलग लेवल का था। उस वक्त तभी आहान और ध्रुव वहां आए और अरमान के आजू बाजू खड़े हो गए और रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं, भैया, हमने आपके लिए भी ड्रेस पसंद की। हम जानते हैं कि आप तो खुद के लिए शॉपिंग नहीं करेंगे, लेकिन आप भाभी के साथ मैचिंग के हिसाब से ड्रेस पहनेंगे, जैसे कि अब आपने पहले स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, आप एकदम लवली लव बर्ड्स लगते हैं। जैसे आहान ने यह कहा, अरमान ने आस्था से नजर हटाकर आहान को देखता हुआ फिर अगले ही पल बिना कुछ कहे वह अपने फोन में लग गया था और फिर ध्रुव की ओर देखकर बोलता है, ध्रुव, पता लगाओ देव कहाँ है। देव कल रात से नहीं आया है और वहाँ आकाश को लेकर अस्पताल जाओ, देखकर आओ टाइगर की तबीयत अब कैसी है, और टाइगर को घर लेकर आओ। टाइगर को गोली लगी है। यह बात उनकी पूरी गैंग को पता थी, लेकिन क्योंकि वह जो अपना काम किया करते थे वह घर फैमिली के बीच में नहीं किया करते थे, तो इसीलिए वह लोग फैमिली के आगे कुछ अलग ही लेवल, अलग ही तरह से रहते थे। लेकिन जैसे थोड़ा बहुत एक साथ अकेले होते थे तो उन सब के रंग, रूप, ढंग सब बदल जाया करते थे। लेकिन जैसे थोड़ा बहुत एक साथ अकेले होते थे तो उन सबके रंग, रूप, ढंग सब बदल जाया करते थे। वहीं दूसरी ओर ध्रुव ने अरमान से बता दिया था कि देव इस वक्त अपने फ्लैट में है। उसका मुझे मैसेज आ गया था। टाइगर भाई की कंडीशन भी अब ठीक है और वह डिस्चार्ज ऑलरेडी हो गए हैं और मारिया उन्हें लेकर घर आ रही है। तब अरमान ने कहा, एनी अदर न्यूज? वे तीनों इस वक्त काफी अलग और दूसरे छोर पर बैठे हुए थे, तो कोई उनकी बातें नहीं सुन पा रहा था। तब आहान एकदम बिल्कुल सीरियस फेस के साथ बोला, भाई एक खबर है, अबीर सिंह राठौड़, जो कि 3 दिनों के लिए कहीं गया हुआ था, वह लौट आया है और वह सिंघानिया मेंशन आना चाहता है और शायद वह कल ही सिंघानिया मेंशन आने वाला है। कल तो आपका हल्दी का फंक्शन है, अगर अबीर सिंह राठौड़ आ जाएगा, क्या कहीं वह कुछ तमाशा तो नहीं करेगा? तब अरमान ने बिना एक्सप्रेस के कहा, आने दो उसे, पूरी तैयारी रखो, और वैसे भी दुश्मनों को जितने अपने ज्यादा पास रखो उतना ज्यादा अच्छा रहता है। अरमान ने बड़े ही कोल्ड एक्सप्रेशन में कहा था। अरमान की बात सुनकर आहान ने अपना सर हिला दिया था और फिर जल्दी ही दरवाजे से टाइगर और मारिया आते हुए दिखाई दिए थे। टाइगर और मारिया सीधा अरमान के पास आए थे और सर झुकाकर खड़े हो गए थे।
तब अरमान ने एक नजर टाइगर को देखा, फिर एक नजर मारिया को देखते हुए बोला, तुम दोनों मुझसे आकर स्टडी रूम में मिलो। और फिर अरमान ने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए स्टडी रूम में जाने लगा था। और जाने से पहले वह एक बार फिर रुककर पीछे मुड़कर आस्था को देखने लगा। आस्था उस वक्त रौनक, रश्मि और नानी माँ के साथ बातें करने में पूरी तरह से व्यस्त थी। इस बीच अगर किसी की निगाह अरमान पर थी तो वह थी सिर्फ और सिर्फ प्रियंका, जो अकेली थी और अरमान को देख रही थी। वही अरमान ने जैसे ही यह देखा कि आस्था पूरी तरह से उन सबके साथ बिजी हो गई है और उसने अरमान को एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, तो यह बात उसे बुरी लगी थी। लेकिन फिलहाल वह टाइगर और मारिया से इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था, इसीलिए वह जल्दी ही स्टडी रूम में चला गया था। जल्दी ही टाइगर और मारिया अरमान के सामने मौजूद थे। तब अरमान ने मारिया की ओर देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें डेविड पसंद था, लेकिन तुमने अपने हाथों से डेविड की जान ली है, क्योंकि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। अगर वह तुम्हें सच्चा प्यार करता तो वह सीधा सीधा मुझे और टाइगर को गोली मार देता और तुम्हें लेकर चला जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने पहले तुम्हारी ही जान लेने की कोशिश की। इस बात से क्या सबक मिला है तुम्हें? तब मारिया एकदम खूंखार नजरों से अरमान की ओर देखते हुए बोली, किंग, मैंने उसे ऐसी मौत दी है कि वह दोबारा जन्म लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तब अरमान बड़े ही कोल्ड वॉइस में बोला, तुम टाइगर से शादी कर लो। अब जैसे ही अरमान ने यह कहा, टाइगर के दिल में तो फूल खिल उठे। वही मारिया थोड़ा कंफ्यूजन से अरमान की ओर देखकर बोली, किंग, शायद आप भूल रहे हैं, टाइगर ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया था। उसके बाद ही मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गई थी। तब अरमान को अच्छी तरह से याद था कि टाइगर अरमान को मेंटल एसाइलम में मिला था। टाइगर शुरू से ही अरमान के साथ था और वह अरमान को बेहद मानने लगा था। अरमान ने उस वक्त उसको एक ट्रॉमा से निकलने में मदद की थी। तब से टाइगर ने अरमान को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। वही एक दिन जब धीरे धीरे अरमान सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगा, केवल 15 साल की उम्र में ही अरमान ने वह मुकाम हासिल कर लिया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक छोटे से बच्चे का दिमाग बेहद तेजी से चलने लगा था। ठीक उसी वक्त एक दिन कुछ गुंडे एक छोटी सी बच्ची को अगवा करके कहीं लेकर जा रहे थे, लेकिन अरमान उनके बीच रास्ते में आ गया और अरमान ने उन सभी गुंडों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। टाइगर उस वक्त अरमान के साथ था और तब उसने लड़की को अरमान ने अपनी पनाह में ले लिया था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मारिया ही थी। मारिया ने उस वक्त अपने पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ अरमान को नहीं बताया था, लेकिन उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा चुका था कि उसके साथ क्या हो सकता था। तब से ही टाइगर और मारिया दोनों अरमान के साथ रहने लगे थे और अरमान ने एक संरक्षक की तरह उन दोनों का ध्यान रखने लगा था। और धीरे धीरे छोटी सी मारिया के दिल में टाइगर के लिए प्यार ने जन्म ले लिया था। और जब मारिया ने जवानी की दहलीज में कदम रखा, इस वक्त उसने टाइगर को प्रपोज कर दिया था। लेकिन टाइगर तो उस वक्त अपनी ईगो के चक्कर में था। मारिया को उसने कोई भाव नहीं दिया था, क्योंकि एक साथ रहते हुए दोनों में अट्रैक्शन हो गया था और दोनों एक दूसरे के साथ बेड शेयर कर चुके थे। तो जब मारिया ने टाइगर को शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने उसे साफ साफ मना कर दिया था। तब मारिया ने गुस्से से दिन रात कड़ी मेहनत की, ट्रेनिंग करके अंडरवर्ल्ड की दुनिया का रुख किया था और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में रहकर वह अरमान के लिए खबर देने का काम करने लगी थी, ताकि अरमान को कहीं से किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। लेकिन फिलहाल आज अरमान ने डिसाइड किया था कि इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि दोनों एक से बढ़कर एक सनकी और जाबाज थे। अरमान के वे बेस्ट कमांडर थे। सही मायने में कहा जाए तो टाइगर जितना सनकी था उतनी सनकी मारिया भी थी। लेकिन अब अरमान ने दोनों की सनक को एक करने का फैसला लिया था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब अमरेश रायचंद लौट कर आने वाला है और उसके लिए उसे कितने ज्यादा सनकी और पागलपन की जरूरत थी। अरमान जानता था कि मारिया के लिए टाइगर से बेटर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। मारिया की बात सुनकर अरमान कुछ पल के लिए भी कुछ यादों में खो गया था, लेकिन अगले ही पल वापस ख्यालों से बाहर आकर बोला, मैं जानता हूँ ऑलरेडी तुम शादी की बात कर चुकी थी, लेकिन उस वक्त टाइगर ने मना कर दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ अब तुम दोनों शादी कर लो। अरमान की बात सुनकर वे दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब अरमान बोला, अगर आप लोग धूमधाम से शादी करना चाहते हो तो रश्मि और आकाश के साथ साथ आप लोगों की शादी के फंक्शन भी हो सकते हैं। तब टाइगर मुस्कुराने लगा और ठंडे स्वर में बोला, मैं यह फंक्शन एंजॉय करना चाहता हूँ किंग। तब अरमान ने इसकी परमिशन दे दी थी और जल्दी ही ध्रुव को एक टेक्स्ट छोड़ दिया था जिसमें यह बात मेंशन कर दी थी कि रश्मि और आकाश की शादी के साथ साथ मारिया और टाइगर की भी शादी होगी। अब जैसे ही ध्रुव ने यह मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर से पसीना निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि मारिया और टाइगर दोनों कितने खतरनाक थे यह बात वह अच्छी तरह से जानता था। लेकिन दोनों अगर एक हो जाएंगे तो एकदम से मिसाइल बन जाएंगे। मिसाइल क्या, आइटम बम बन जाएंगे और उसके बाद क्या होगा। लेकिन फिलहाल उसने यह खबर आहान को दे दी थी और जल्दी ही आहान ने बड़ी चालाकी से दादाजी के कानों में भी यह खबर भिजवा दी थी। और दादाजी तो बहुत खुश थे कि एक साथ 3 शादियां वहां होंगी। और वह आहान की ओर देखकर बोले, अरे नालायक, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी किसी को पसंद करके ले आओ। सुमित को बोलो वह भी किसी को ले आए, सारी शादियां एक ही बार में करवा देते हैं और उसके बाद तो मैं गंगा ही नहा लूंगा। दादाजी की बात सुनकर वे सब जोरों से हंसने लगे थे। वही नानी माँ को भी जब यह पता चला कि टाइगर और मारिया की शादी हो रही है, वह खुश हो गई थी। लेकिन उसे टाइगर खास पसंद नहीं था। जब टाइगर ने जब से नानी माँ को कंधे पर उठाकर उसे बाहर फेंका था, तब से वह टाइगर से चिढ़ने लगी थी। लेकिन फिर सोचा, मारिया जैसी ही लड़की उसे ठीक कर सकती है। वैसे भी वह घोड़ा का घोड़ा हो रहा है, उसे तो अब मारिया ही संभाल सकती है। तो कहीं ना कहीं सब खुश थे। वहीं प्रियंका पूरी तरह से आग बबूला हो उठी थी कि घर में शादियां पर शादियां बढ़ती जा रही हैं। लगता है इन सभी कुंवारे लड़कों की एक साथ यहाँ शादियां हो जाएंगी
और वह ऐसे ही हाथ मलती रह जाएगी, क्योंकि प्रियंका का इरादा अरमान के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने का था कि अगर वह अरमान को एक बार हासिल कर लेती है तो उसके बाद वह आसानी से उसकी जिंदगी में शिफ्ट हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ उसे यह बात का भी तसल्ली थी कि अगर अरमान एक पल को भी उसकी जिंदगी में नहीं आया तो वह आहान, ध्रुव या सुमित जैसे किसी हैंडसम लड़के को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकती है और इस घर में हमेशा हमेशा के लिए रह सकती है। लेकिन फिलहाल तो उसके सभी कारनामों पर पानी फिरता हुआ सा नजर आ रहा था। वेल, आस्था भी मुस्कुराती हुई बोली, हम मारिया ड्राइवर मैडम को अभी मुबारकबाद देकर आते हैं। ऐसा बोलकर आस्था अरमान के स्टडी रूम में जाने लगी और जैसे ही वह बिना लॉक किए अंदर घुस गई, बोली, ड्राइवर मैडम, यहाँ आपसे मिलने आए हैं। अब आस्था को वहां देखकर मारिया चौंक गई थी और जल्दी से आस्था ने मारिया को गले से लगा लिया। खुश होकर बोली, आपको बहुत मुबारक हो, आप टाइगर भैया से शादी करने वाली हैं। आप नहीं जानती हम कितना खुश हैं। आपको पता है, आपकी सारी शादी के फंक्शन एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा। ऐसा बोलकर आस्था चहकने लगी थी। वही अरमान आस्था को देखने लगा और बिना एक्सप्रेशन के बोला, आफत वाइफी, आप यहाँ? क्या आपको यह नहीं पता कि आने से पहले आपको नॉक करके आना चाहिए था? क्योंकि उस वक्त वे लोग अपने पुराने बीते दिनों को याद कर रहे थे, जो कि काफी ज्यादा पागलपन से भरा था। तो इसलिए अरमान नहीं चाहता था कि इस तरह की कोई बात आस्था के सामने हो। आस्था अचानक से आ गई तो उसे बुरा लगा था। तब आस्था के चेहरे पर जल्दी ही थोड़े डर के भाव आ गए थे और मासूम बनते हुए बोली, वह आई एम सो सॉरी मिस्टर सिंघानिया, हम बस खुशी में यहाँ आ गए और हम ड्राइवर मैडम को कंग्रेचुलेशन करने आ गए थे। तब अरमान ने मारिया और टाइगर को वहां से जाने का इशारा किया था और अरमान खुद खड़ा होकर आस्था के पास आया। आस्था काफी घबरा गई थी, लेकिन अरमान ने तुरंत अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को, दोनों गालों को पकड़ लिया था और जेंटल टोन में बोला, तुम्हें इतना घबराने की क्या जरूरत है? तुमने कोई गलती नहीं की, क्योंकि तुम्हारे पति की हर एक जगह पर, हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है। तुम जहां चाहे वहां आ सकती हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आगे से नॉक करके आना होगा, ठीक है? अरमान ने बड़े ही प्यार से आस्था को यह बात समझाई थी। वेल, आस्था ने तुरंत मुस्कुराकर हाँ बोली। उसे गले से लगाया था और गले से लगाकर जैसे ही वह वापस जाने लगी, अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, इतनी जल्दी कहाँ जाने की है? और वैसे भी अभी जब मैं वहां से ऊपर आ रहा था, मैंने देखा कि आप सबसे बात करने में बिजी हो गई थी। आपने एक बार भी अपने पति की ओर नहीं देखा। यह बात मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। लिटिल वाइफी, आप कुछ भी कर सकती है, लेकिन अरमान सिंघानिया को इग्नोर नहीं कर सकती है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और हर वक्त मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ही देखें। अब अरमान की यह बात सुनकर आस्था चौंक गई थी और हड़बड़ी में बोली, लेकिन हम किस से बात कर रहे थे? हम तो बस रश्मि दीदी और नानी माँ से बात कर रहे थे, तो वहाँ हम सब के सामने आपसे क्या बात करते? आस्था ने बड़े ही भोलेपन से कहा। लेकिन अचानक अरमान ने आस्था के मुंह के जबड़े को पकड़ता है और उसके होठों को भरपूर किस करते हुए बोला, कुछ नहीं बोलेंगी आप? मैंने आपसे कहा ना, आप सिर्फ मेरे आस पास ही रहेंगी और कहीं नहीं रहोगी। आस्था ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में दोनों तरफ हिला दी थी, सहमते हुए बोली, ठीक है, हम आगे से ख्याल रखेंगे, आगे से कभी आपको इग्नोर नहीं करेंगे। यह कहते हुए आस्था का गला भराया था, लेकिन अरमान ने उस वक्त उसे गले से लगा रखा था और उसके अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख रखा था और उसे किस किए जा रहा था। तब आस्था अरमान को हटाते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? हम स्टडी रूम में हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अब हम नीचे जा रहे हैं, हमें नानी माँ से और रश्मि दीदी से ढेर सारी बातें करनी हैं। और आप जानते हैं, इस बार हम हल्दी का फंक्शन बहुत ही अच्छा करेंगे और आप देखना, पहले हल्दी आपको ही मुझे लगानी है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? आस्था कचर कचर बोल रही थी और अरमान उसके खूबसूरत से होठों को देखे जा रहा था, जिन्हें वह किस करना चाहता था। लेकिन फिलहाल आस्था अरमान की नियत भांप चुकी थी। जल्दी से उसने खुद अरमान को थोड़ा सा खुद से अलग किया था और फटाफट से नीचे की ओर जाने लगी। वही अरमान आस्था की इस हरकत से मुस्कुरा उठा और डीप वॉइस में बोला, बस कुछ दिन और, फिर हमेशा हमेशा के लिए मैं आपको लेकर एक ऐसी जगह चले जाऊंगा जहां आपकी और मेरे अलावा कोई नहीं होगा। कहीं ना कहीं अरमान कुछ अलग ही धुन में यह बात बोले जा रहा था। वेल, अब आस्था जल्दी से नीचे आई। उसके गाल पूरे टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। वह बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वही मारिया उस वक्त हॉल में मौजूद थी और नानी माँ ने उसे अपने पास बैठा रखा था। टाइगर को वह घूर घूर कर देख रही थी। वही देव भी वहां आ गया था और घूर कर मारिया और टाइगर को देख रहा था। इस वक्त वो काफी ज्यादा उदास था। वही नानी की नजर देव पर पड़ी तो वो खुद को रोक नहीं पाई और मारिया की ओर देखकर बोली थी, मारिया बेटा, तू अपना डिसीजन देख ले। ये देव इस टाइगर जैसे घोड़े जैसे इंसान से तो बेहतर है। अब जैसे ही देव ने यह सुना, देव के मन में लट्टू फूटने लगे थे। उसके मन में नानी माँ के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया और वह खुद को रोक नहीं पाया। झूठ मूठ रोने की आवाज निकालता हुआ वो सीधा नानी माँ के गले से लग गया। नानी माँ उसे यह देखकर हैरान हो गई, कंफ्यूजन से बोली, अरे बेटा, क्या हो गया तुझे? तू इस तरह से क्यों रो रहा है? देव रोते रोते बोला, नानी माँ, किसी ने मेरी बात नहीं समझी, लेकिन आपने मेरे दिल की बात समझ ली है। अरे मैं मारिया जी से प्यार करता हूँ, मैंने इन्हें बताया भी है, लेकिन यह हमारा प्यार एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। जैसे ही देव ने यह कहा, रश्मि, आस्था और रौनक साथ साथ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि देव उस वक्त बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। वह मारिया के सामने ही नानी माँ से शिकायत कर रहा था कि इसने उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। तब मारिया ने देव को घूर कर देखा, अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, बिहेव देव, अदरवाइज आई विल ब्रोक योर ऑल बोन्स। अपनी हद में रहो, वरना मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मारिया की धमकी सुनते ही देव एकदम से खड़ा हो गया। मारिया ने जिस दिन वीर रायचंद का धंधा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था और लोगों की गर्दन गाजर मूली की तरह तोड़ी थी, वह उसे याद आ गया।
फिर देव चुपचाप एक तरफ जाकर साइड में खड़ा हो गया। मन में सोच रहा था, अच्छा हुआ इससे मेरी शादी नहीं हुई, वरना शादी के बाद ही मेरी सारी हड्डियां तोड़ देती। मुझे ऊपर वाले की खुशी में खुश हो जाना चाहिए। देव यह सोचते हुए खुद को तसल्ली देने लगा। वहीं दूसरी ओर पूरे जोरों शोरों के साथ आहान और ध्रुव ने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। सुमित भी तब तक वहां आ गया था। सुमित का चेहरा आज काफी उदास था, जिसे आकाश ने महसूस कर लिया था। इस वक्त सुमित अपने कमरे में अकेला बालकनी में खड़ा हुआ था। आकाश उसके साथ जाकर खड़ा हो गया, उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, आखिर कब तक इस पास्ट के बोझ के तले दबा रहेगा? कभी ना कभी तो तुझे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी होगी ना। आखिर क्या बुराई है राधिका में? एक बार उसके तरीके से भी तो सोच यार, वह तुझे प्यार करती है। उसने उस वक्त भी वही किया जो उसे ठीक लगा। उसने सच्चाई ही तो दिखाई है। और वैसे भी अगर वह बिना किसी सबूत के तुझे चांदनी के बारे में सच्चाई बताती तो क्या तू उसकी बात का यकीन करता? नहीं करता ना, क्योंकि तुझे अपने प्यार पर यकीन था। मुझे लगता है सुमित, तुझे राधिका को एक मौका देना चाहिए। आकाश की बात सुनकर सुमित थोड़ा खुट सा गया, लेकिन कोई और भी था उन दोनों के अलावा जिन्होंने आकाश और सुमित की बातें सुन ली थी। वह कोई और नहीं, दादाजी थे। दादाजी सुमित की आंखों में उदासी देख चुके थे, इसीलिए वह उससे बातें करने के लिए आ रहे थे। फ्लैशबैक। दादाजी ने अरमान के आसपास हमेशा माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए काफी सारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि अरमान ने अपनी जिंदगी की शुरुआत के 6 से 7 साल, जो बच्चा जिन शुरुआती सालों में चलना, हाथ लिखना, पढ़ना, बोलना, गाना, फिर दुनिया को जानना, ये सब सीखता है। अरमान ने तो केवल एक औरत को जाना था, जो औरत शराब के नशे में धुत रहा करती थी और उस पर हंटर से वार किया करती थी। अरमान की बच्चों जैसी मुलायम खाल उधड़ जाया करती थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आया करता था। इसीलिए दादाजी ने अरमान को एक जिंदगी देने के लिए उसके आस पास एक ऐसा माहौल तैयार किया था कि वह चारों तरफ से रिश्तों से बंधा हुआ था। कहने को तो एक भी खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन अब सब एक से बढ़कर एक थे। जिस स्कूल में दादाजी ने बचपन में अरमान को डाला था, वहीं पर आकाश और सुमित से उसकी मुलाकात हुई थी। ध्रुव उस वक्त काफी छोटा था। ध्रुव, जो कि आलोक जी के दोस्त, दादाजी के दोस्त का बेटा पोता था, उसने शुरू से ही अरमान में अपने बड़े भाई की तरह देखा था और अरमान ने भी इन सबको अपने आसपास रखकर उनका बहुत अच्छा सा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। हालांकि आकाश अपनी हायर स्टडीज के लिए बाहर चला गया था, लेकिन जब आकाश लौट कर आया, उसने आते ही अरमान को ज्वाइन कर लिया था और तब से वह सब एक साथ साए की तरह रहा करते थे और एक दूसरे का ध्यान रखा करते थे। प्रेजेंट। तभी सुमित, जो उस वक्त काफी ज्यादा उदास था, वह एक भावनाओं में बहकर राधिका के साथ रिश्ता कायम कर चुका था। ये बात उसने आकाश को बता दी थी। तब उस वक्त आकाश उसे आगे बढ़ाने की सलाह दे रहा था। दादाजी ने जैसे ही यह सुना, वह पूरी तरह से चौंक गए थे और गुस्से से सुमित के सामने जाकर खड़े हो गए और खींचकर एक चांटा सुमित के मुंह पर दे मारा था और उसकी ओर देखकर बोले, एक लड़की के साथ ऐसी हरकत करके क्या तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? हालांकि अरमान ने भी आस्था के साथ कुछ ऐसी ही हरकत की थी, लेकिन वह पति पत्नी थे। लेकिन फिर भी जो गलत था वह गलत था, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था, तो सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन अब दादाजी ने सुमित को उंगली दिखाते हुए कहा, वह लड़की मुझे आज शाम तक सिंघानिया मेंशन में चाहिए, समझे तुम? उसे यहाँ लेकर आओ और फिर तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी, चाहे तुम्हारी इसमें मर्जी शामिल हो या ना हो। यह मेरा आखिरी फैसला है। जैसे ही दादाजी ने यह कहा, सुमित ने अपना सर झुका लिया था। वह दादाजी को बहुत मानता था, बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और अब दादाजी की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए नम आंखों से वह वहां से चला गया था। आकाश दादाजी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त दादाजी इतने गुस्से में थे कि किसी की उन्होंने कोई बात नहीं सुनी थी और वह सीधा अपने कमरे में चले गए थे। सुमित क्षमकश का शिकार हो चुका था और उसने कभी राधिका के साथ इस तरह से कुछ करने का नहीं सोचा था। लेकिन अब क्योंकि वह राधिका के साथ इंटीमेट हो चुका था, तो अब उसे भी यही लग रहा था कि अब शायद उसे राधिका को अपना नाम देना ही सही होगा। लेकिन वह राधिका से प्यार नहीं करता था, वह सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में उसके करीब गया था। लेकिन अब क्योंकि दादाजी का हुक्म था, तो इसीलिए सुमित जल्दी ही वहां से निकल चुका था। उसे पता था कि राधिका आज शॉपिंग पर जाने वाली है। वहीं दूसरी ओर आहान और ध्रुव, साथ साथ रौनक इस वक्त सिंघानिया मेंशन के बड़े से गार्डन में मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वह अपनी फैमिली के बीच फंक्शन से एंजॉय करेंगे। किसी भी बाहरी आदमी को बुलाया नहीं जाएगा। आहान और ध्रुव ने डिसाइड किया था कि पूरी रात वह आज सिंघानिया मेंशन के गार्डन को अपने अकॉर्डिंग सजाएंगे। इसके लिए उन्होंने सभी नौकरों को इकट्ठा कर लिया था। एक तरफ पूरी तरह से हंसी खुशी का माहौल था और सभी अब यह फंक्शन ना केवल करना चाहते थे, बल्कि फंक्शन को जीना चाहते थे, एक एक मोमेंट में एंजॉय करना चाहते थे, क्योंकि सभी बहुत खुश थे। और शायद शादी में अब एक और शादी जुड़ने वाली थी। वह थी सुमित और राधिका की शादी, मारिया और टाइगर की शादी, आस्था और अरमान की शादी और रश्मि और आकाश की शादी होने वाली थी। सब इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थे और इन तीनों चारों शादियों को ध्यान में रखते हुए ही गार्डन की सजावट की जा रही थी। रौनक ध्रुव की मदद कर रही थी। वह जानबूझकर आहान को इग्नोर कर रही थी। जो कुछ भी सजावट, हल्दी की सजावट आहान करता, रौनक कुछ ना कुछ उसमें कमी नुक्स निकाल देती थी और आहान घूर कर उसे देखने लगता। लेकिन रौनक को अब आहान को सताने में बड़ा मजा आ रहा था और आहान जिस तरह से गुस्से से बच्चों की तरह मुंह बना लेता था, तो उसे देखकर हंसी पर हंसी आ रही थी। वहीं दूसरी ओर अरमान ने देखा कि आस्था की तो बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अरमान हालांकि अपने लैपटॉप और फोन लेकर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी निगाह सिर्फ आस्था पर ही टिकी हुई थी। वह उस वक्त आस्था को अपने करीब बिठाना चाहता था, लेकिन आस्था तो उसे वक्त नानी माँ और रश्मि से बातें करने में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी कि उसने अरमान की ओर देखा ही नहीं था।
अरमान का रह रहकर खून खौल रहा था, लेकिन अब क्योंकि सभी आहान, ध्रुव, रौनक गार्डन में चले गए थे तैयारी करने के लिए, प्रियंका को भी ध्रुव जानबूझकर अपने साथ ले गया था, क्योंकि वह देख चुका था कि प्रियंका किस तरह से अरमान के आगे पीछे घूम रही थी। वेल, तब नानी माँ की नजर अचानक अरमान पर गई और वह सब समझ चुकी थी कि उसके दामाद जी क्या चाहते हैं, और वह आस्था से बोली, आस्था बिटिया, एक काम करो, तुम दामाद जी को लेकर जाओ और जाकर आराम करो। कल तुम्हें भी फ्रेश दिखना होगा ना, और सभी बच्चे टाइम से सो जाओ, और कल काफी बड़ा दिन है और अच्छी तरह से हम हल्दी की तैयारी करेंगे, ठीक है? चलो फटाफट से अब जाकर आराम करो अपने अपने कमरों में। जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, आस्था ने अचानक ही अरमान की ओर देखा, और अरमान ने जो कि उससे पहले ही कहा था कि वह इस तरह से सबके बीच में जाकर उसे इग्नोर नहीं कर सकती है, वह बातें उसे याद आने लगीं। तो हल्का हल्का वह डरने लगी थी कि ना जाने अरमान अब उसे क्या करेगा, या फिर उसके साथ किस तरह की कोई जबरदस्ती तो नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल जल्दी ही नानी माँ की बात मानकर रश्मि को गले लगाते हुए आस्था अपने कमरे में जाने लगी। आस्था के जाने के तुरंत बाद ही अरमान उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। नानी माँ उसे देखकर मुस्कुरा दी। तभी रश्मि बोली, ठीक है नानी माँ, मैं भी अब सोने जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। रौनक को एक दूसरे अलग कमरे में शिफ्ट किया गया था। सिंघानिया मेंशन इतना बड़ा था कि आराम से वहाँ पर 400 लोग रह सकते थे, और यह तो फिर भी घर के परिवार के कुल 10-12 ही लोग थे, तो इसीलिए रौनक को भी बड़ा ही शानदार कमरा दिया गया था। तो रौनक को रश्मि ने पहले ही बोल दिया था कि वह अपना काम फिनिश करने के बाद सीधा जाकर अपने कमरे में आराम करे। रौनक उस वक्त बेहद खुश थी, क्योंकि एक तो रश्मि की शादी हो रही थी और उसे उसके कुछ नए दोस्त भी बन रहे थे। आस्था तो उसकी दोस्त थी ही। वेल, वहीं दूसरी ओर टाइगर अच्छी तरह से सारी चीजें देख रहा था और वह मारिया से अपने प्यार का इजहार भी करना चाहता था, लेकिन वह कर नहीं पा रहा था। मारिया, टाइगर, अरमान तीनों ने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से ऐसी गुमनामी दुनिया में बिताए थे और जहां से वह निकल कर आए थे। इनफैक्ट अरमान ने उन्हें निकाला था। तब से अरमान ने मारिया और टाइगर दोनों का विश्वास जीता था, और दोनों अरमान के लिए अपनी जान तक भी दे सकते थे, और अरमान के इशारे पर वह कुछ भी करने को तैयार रहा करते थे। अब क्योंकि अरमान ने ही शादी को करने के लिए बोला है, तो टाइगर काफी ज्यादा खुश था, और मारिया तो शुरू से ही सनकी थी, और टाइगर भी कम सनकी नहीं था। वेल, अब टाइगर ने डिसाइड किया कि एक बार शादी से पहले वह मारिया से मिलेगा। हालांकि नानी माँ ने सभी बच्चों को एक साथ इंस्ट्रक्शन दिए थे, जिसकी शादी हो गई, यानी आस्था और अरमान की शादी हो चुकी है, तो वह दोनों एक साथ रह सकते हैं। लेकिन अभी रश्मि और आकाश की और मारिया और टाइगर की शादी नहीं हुई है, तो तब तक वह दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए नानी माँ ने सभी को बोल रखा था कि कोई शादी से पहले नहीं मिलेगा। लेकिन आकाश रश्मि के कमरे में बालकनी के रास्ते से पहुंच जाया करता था, और टाइगर मारिया के कमरे में बालकनी के रास्ते से पहुंच चुका था। मारिया टाइगर का ही इंतजार कर रही थी, और जाते ही दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। दोनों में बातें तो हो ही नहीं रही थी, सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार हो रहा था। वही आकाश आज रश्मि को अपनी बाहों में लेकर लेटा हुआ था और कह रहा था कि कल से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। वह बहुत ही ज्यादा खुश था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को भी इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि उनकी इस हंसी खुशी को एक बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला था। क्योंकि अमरेश रायचंद, जो अभिमान सूर्यवंशी यानी कि अरमान के पिता से इतनी नफरत किया करता था जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था, उसी ने वसुंधरा को भी अरमान के पिता से छीन लिया था। सिर्फ अभिमान की नफरत में वह अब लौट कर आ रहा था, क्योंकि वीर रायचंद ने सारी बातें फोन करके अपने पिता, जो कि उसे स्विट्जरलैंड में था, उसे सारी बातें अच्छी तरह से बता दी थी, और इसीलिए वह अब लौट कर आ रहा था, वह भी बहुत ज्यादा बुरी इंटेंशन के साथ। वहीं दूसरी ओर आस्था जैसे ही अपने कमरे में गई, अरमान उसके पीछे पीछे जा पहुंचा था। आस्था आज काफी ज्यादा थक गई थी, और कहीं ना कहीं आस्था बेड पर ऊंधे मुंह लेटते हुए अरमान के बारे में सोच रही थी। अरमान ने जिस तरह से आज फेस पैक लगाया था, जिस तरह से उसे प्यार किया था, यह सब कुछ आस्था को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। हालांकि अरमान बीच बीच में, जो कि उसे बिल्कुल ऐसी बातें बोल रहा था कि मेरे पास से इतना सा दूर मत जाना, यह मत करना, वह मत करना, यह बातें थोड़ी सी अजीब लग रही थी। लेकिन आस्था उस वक्त नए नए प्यार में थी, और प्यार में उसे अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ उसे प्यार नजर आ रहा था। जैसे ही अरमान कमरे में आया और उसने आस्था को इस तरह से उल्टे मुंह लेटे हुए देखा और कुछ सोचते हुए देखा, तो अरमान मुस्कुरा उठा और सीधा जाकर वह आस्था के ऊपर बेड पर लेट गया। और आस्था तुरंत चिल्ला पट्टी और दर्द भरी आवाज में बोली, आह, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज आप हटिए, आप एकदम लोहे के जैसे हैं, और हम तो बिल्कुल कांच की गुड़िया जैसे हैं, हम तो टूट जाएंगे। आह! अब जैसे ही आस्था ने अपना मुंह का पाउट बनाकर यह बोला, अरमान उसे देखने लगा। वही आस्था उस वक्त बद्दी ही प्यारी लग रही थी। उसके बालों की कुछ लट उसके गालों को चूम रही थी। अरमान जल्दी ही आस्था की गर्दन पर किस करते हुए उसके बराबर में लेट गया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। तब आस्था अरमान के सीने पर सिर रखकर बोली, क्या वाकई आप इतना प्यार करते हैं हमसे? हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि आप हमसे कभी इतना प्यार भी करेंगे। तब अरमान अचानक उसके कानों के पास जाकर बोला, जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, प्यार तो उसी दिन हो गया था, बस समझ नहीं पाया था। अब जैसे ही अरमान ने यह कहा, आस्था के लिए तो यह काफी बड़ी खबर थी, और वह यह सुनकर हैरान हो गई थी और मन ही मन में खुद से बोली, इस राक्षस कुमार को वाकई हमसे उस वक्त प्यार हो गया था जब उन्होंने पहली बार हमें देखा था, तो फिर भी उन्होंने हमें इतना क्यों सताया? लेकिन अब आस्था कोई भी पुरानी बातें याद नहीं करना चाहती थी, और उसने शर्मा कर अपना सिर अरमान के सीने में छुपा लिया था, और अरमान उसके बालों में अपने हाथ घुमाने लगा। वहीं दूसरी ओर प्रियंका का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था।
वैसा तो नानी माँ ने हल्दी का पेस्ट अपने हिसाब से तैयार किया था। नानी माँ ने सारी चीजें खुद फ्रेश मंगवाई थी और खुद ही हल्दी को तैयार किया था, जिससे कि रश्मि, आस्था, मारिया के चेहरे पर बहुत अच्छा और प्यारा सा ग्लो आए। हालांकि वह तो पहले ही बेहद खूबसूरत थी, लेकिन नानी माँ का मानना था कि शादी के वक्त पर दुल्हन को और सबसे खूबसूरत और अलग दिखना चाहिए। इसीलिए नानी माँ ने हल्दी की पूरी तैयारी अपनी जिम्मे में ले ली थी। और हल्दी में कौन सी हल्दी लगेगी, सारी चीजें उन्होंने मार्केट से मंगवाकर ऑलरेडी तैयार कर दी थी। लेकिन प्रियंका, जो कि उस वक्त जली भुनी बैठी थी, वह नानी माँ को मेहनत करते हुए देख चुकी थी और प्रियंका को अपनी माँ की दी हुई एक चीज याद आ गई थी और फटाफट से उसने मौका देखकर हल्दी में कुछ ऐसा केमिकल मिला दिया था जो अगर किसी के चेहरे पर लग जाता तो उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो जाना था और उसके चेहरे पर चारों तरफ सिर्फ निशान आ जाने थे। अब प्रियंका ने सोच लिया था, बहुत शौक है ना आस्था तुम्हें अपनी हल्दी रस्म करवाने का, मैं भी देखती हूँ कैसे होती है तेरी हल्दी। तेरे इस बदसूरत चेहरे से तेरा पति नफरत करेगा, मैं जानती हूँ। तेरी खूबसूरती के चक्कर में वह आ गया है, इसीलिए तेरे आगे पीछे घूम रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वह तुझसे नफरत करेगा, बेहद नफरत, और मैं फिर उसे अपनी खूबसूरती के जाल में उसे फंसाऊंगी और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। दुनिया की नजरों में मैं तो उसकी पत्नी हूँ ही, अब फिर मैं उसकी रियल में पत्नी बन जाऊंगी और तुझे वह यहाँ से निकाल देगा। कहीं ना कहीं यह सोचते हुए प्रियंका अपने आप में ही मुस्कुराई जा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, जल्दी ही अगली सुबह मेंशन में पूरी तरह से चहल पहल थी। दादाजी तो सभी को बहुत जल्दी ही उठा दिया करते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने अरमान और आस्था को जल्दी उठने से मना कर दिया था, तो कोई भी उनके कमरे के आसपास नहीं भटकेगा। वही प्रियंका जल्दी से नहा धोकर तैयार थी। एकदम सुबह सुबह ही मेकअप वगैरह करके बैठ जाया करती थी कि ना जाने कब किसकी नजर उस पर पड़ी जाए और अरमान के सामने वह अपनी असली चेहरे के साथ नहीं आना चाहती थी। नानी माँ ने जो बद्दा ही खूबसूरत सा हल्दी पेस्ट तैयार किया था, बहुत ही प्यारी उसमें से खुशबू आ रही थी, लेकिन उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि प्रियंका ऑलरेडी अपनी चाल चल चुकी थी। वहीं रश्मि के पास से आकाश सबके उठने से पहले ही अपने कमरे में चला गया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि नानी माँ की नजर आकाश पर पड़ी रहे, वरना वह नानी माँ के सवालों के क्या जवाब देगा। वही जल्दी ही सब लोग एक साथ हॉल में जमा थे। दादाजी ने ध्रुव, आहान को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वह जाकर अपना काम संभाले, सारी चीजें अच्छी तरह से करवाए, घर या नौकरों को लगवाए, जो कुछ भी मंगवाना है सब कुछ तैयार करें, क्योंकि आज शाम 5 के बाद ही हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कोई बाहरी लोग नहीं आएंगे, केवल घर के ही लोग रहेंगे। तो इसीलिए ध्रुव और आहान दोनों ही मुस्कुराते हुए गार्डन में जाने लगते हैं, और जैसे ही वह गार्डन में गए उनकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं, क्योंकि गार्डन में ऑलरेडी रौनक ने अपने हाथ में एक बड़ा सा पाइप पकड़ रखा था जो कि पानी का था, और वह सभी फूल, पौधे, हरी घास, पत्तियां पर सब जगह छिड़काव कर रही थी। यह देखकर ध्रुव और आहान एक दूसरे की शक्ल को देखने लगते हैं कि बेवकूफ लड़ढकी ने यह क्या कर दिया, पूरे का पूरा गार्डन गीला कर दिया। अब वह गार्डन में अपनी डेकोरेशन कैसे करेंगे। आहान रौनक को घूरते हुए सीधा रौनक के सामने जाकर खटीजीशा हो गया था। रौनक उस वक्त कुछ वक्त फूलों वाले बगीचे में पानी बरसा रही थी। अब आहान रौनक को घूरते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो, अक्ल की आधी हो क्या, ये सब क्या किया तुमने, क्या तुम्हें बुद्धि नाम की इतनी सी भी चीज नहीं है। अरे आज हमारे इस बढ़े से गार्डन में फंक्शन होने वाला है और तुमने पूरा का पूरा गार्डन गीला कर दिया। हाँ, कोई ऐसा करता है क्या? क्या तुम्हें अक्ल नहीं है, या तुम्हारी अक्ल सारी घुटनों में है। आहान को उस वक्त रौनक पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह उसे डांटे जा रहा था। तब रौनक भी गुस्से से घूरकर आहान को देखकर बोली, अच्छा मुझ में बुद्धि नहीं है? देखो छछूंदर, एक तो तुम मुझसे तमीज से बात किया करो, समझे तुम। और हाँ, रही बात पानी डालने की, ये घास है, तेज धूप है, आधे घंटे में पूरा का पूरा गार्डन सूख जाएगा, समझे तुम। और दादाजी ने ही मुझे पानी डालने के लिए कहा है। अब जैसे ही रौनक ने यह कहा, आहान ध्रुव को और देखने लगता है, और ध्रुव के ठीक पीछे दादाजी आते हुए दिखाई दिए, जो कि उनके पास ही आते हुए बोले, हाँ बेटा, यह बच्ची ठीक कह रही है, वह काफी ज्यादा धूल मिट्टी गार्डन में थी, तो इसीलिए हमने इसको पानी छिड़कने के लिए बोला है। और यह तो शाम का फंक्शन है, और अभी से अगर पानी छिड़केंगे तो गार्डन और भी ज्यादा हरा भरा और खिला खिला सा हो जाएगा। अब जैसे ही दादाजी ने यह कहा, आहान दादाजी से गुस्से से बोला, दादाजी तो क्या पानी छिड़कने के लिए किसी और को नहीं कह सकते थे? अरे इस लड़की को, पर मुझे इतना सा भी भरोसा नहीं है, इसमें इतनी सी एक भी अक्ल नहीं है, और मेरा तो इरादा इसे शादी में भी बुलाने का नहीं था, यह जरूर कुछ न कुछ गजब कर देगी। अब रौनक का पारा बहुत बढ़ चुका था, उसे बर्दाश्त करने की तो आदत थी ही नहीं। वह सीधा आहान के पास गई और बोली, क्या कहा तुमने? लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है, ठहरो बताती हूँ। तभी रौनक ने अपने हाथ में जो पानी का पाइप पकड़ रखा था, जिससे वह सारे गार्डन में पानी छिड़क रही थी, वह सीधा उसने आहान पर चलाना शुरू कर दिया था। अब तो आहान का पारा चढ़ चुका था, लेकिन दादाजी और ध्रुव उन दोनों को इस तरह से करते हुए देखकर जोरों से हंसने लगे थे। वहीं आहान को तो यह लगा कि ध्रुव उस पर हंस रहा है, और जल्दी ही उसने आगे बढ़कर रौनक का हाथ पकड़ लिया था, और रौनक का हाथ पकड़ देकर उसने पाइप जैसे ही सीधा किया तो पानी की बौछारें अब रौनक के और आहान दोनों के ऊपर ही गिरने लगी थीं। एक पल को आहान रौनक की खूबसूरती में खो सा गया था, क्योंकि रौनक के घने काले लंबे बाल पूरी तरह से भीग चुके थे। उसके भीगे भीगे होंठ, टिमटिमाती हुई आंखों से वह रौनक को गुस्से भरी आंखों से घूर रही थी। तो यह देखकर आहान कुछ पल के लिए पूरी तरह से खो गया था। वही ध्रुव भी यह सब नोटिस रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी रौनक ने अपनी एक सीधी टांग उठाकर आहान के टांग पर दे मारी थी और झल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत,
तुमने मुझे भी भिगो दिया, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ऐसा बोलकर फिर से वह आहान के ऊपर पानी डालने लगी थी। तभी आहान ने आगे बढ़कर उसके हाथ से पाइप लेकर उसे भी भिगोना शुरू कर दिया था। वही ध्रुव यह देखकर अब हंसते हुए लौटपोट हो गया था। अब ध्रुव को हंसते हुए देखकर आहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अचानक थोड़ा सा लंबा हाथ करके पानी की बौछारें उसने ध्रुव के ऊपर डालनी शुरू कर दी थी। अब तो जैसे ही ध्रुव ने यह देखा वह पूरी तरह से चौंक गया था। कहाँ तो वह उन दोनों के भीगने पर हंस रहा था, लेकिन अब जैसे ही पानी ध्रुव के ऊपर पड़ा वह गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, आहान के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए अब ध्रुव जल्दी से आहान की तरफ बढ़ाता है और वहां दौड़कर बगीचे में पीछे मुद्द मुद्द कर ध्रुव और रौनक दोनों के ऊपर पानी डाल रहा था। और फिर ध्रुव के हाथ पानी का पाइप लग गया और उसने जाकर फटाफट से उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया था। अब पूरे के पूरे गार्डन में पूरी तरह से हल्ला मच चुका था और इस तरह से गार्डन में शोर शराबे की आवाज सुनकर जल्दी ही रश्मि, आकाश, साथ ही साथ नानी माँ, प्रियंका वह भी गार्डन में आए, क्योंकि वो सब देखना चाहते थे कि आखिरकार इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है, हो क्या गया है। अब जैसे ही वह लोग आए, उन्होंने गार्डन का हाल देखा तो वह भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। वह जोरों से हंसने लगते हैं। वही आकाश थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि आज हल्दी का फंक्शन था और इस तरह से आहान और ध्रुव पूरे गार्डन में पानी अगर घुटनों तक भर देंगे तो उसका हल्दी का फंक्शन कहाँ होगा, क्योंकि वहां पर पानी छिड़कना था, हल्का फुल्का छिड़काव करना था, जब पूरा गार्डन पानी से नहीं भरना था। लेकिन ध्रुव और आहान तो पूरे गार्डन को स्विमिंग पूल बनाने पर तुले हुए थे। एक दूसरे पर बेहिसाब पानी बहाए जा रहे थे। तभी आकाश उन्हें घूरता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वह उनसे पाइप लेकर उसे बंद करना चाहता था। लेकिन जैसे ही आकाश आ गया, ध्रुव का बैलेंस बिगड़ गया और वह पानी जो वो आहान के ऊपर फेंक रहा था वह सीधा आकाश के ऊपर गिरने लगता है। अब आकाश के ऊपर पानी गिरता हुआ देखकर पूरी तरह चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था कि न जाने कि आकाश अब किस तरह का बर्ताव करेगा। लेकिन तभी रश्मि के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आती है। अब रश्मि को इस तरह से हंसते हुए देखकर सबको हिम्मत मिल गई थी। वही आकाश रश्मि को इस तरह से हंसने पर झेप गया और आगे बढ़कर वह पाइप ध्रुव के हाथ से छीनकर उसने रश्मि के ऊपर डालना शुरू कर दिया था। अब रश्मि भी भीगने लगती है। अब तो प्रियंका यह सब देखकर मुंह चिढ़ाने लगी थी कि लोगों को क्या सुबह सुबह नहाने के लिए खुद का बाथरूम नहीं मिला, जो पूरे गार्डन में आज नहाते फिर रहे हैं। ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रियंका किलस रही थी, लेकिन नानी माँ और दादाजी दूर खड़े होकर सब बच्चों की शरारतें देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और उनकी मस्ती को देखकर एंजॉय कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। तभी किसी ने आकर वह पानी का पाइप बंद कर दिया था और तब जाकर सबको होश आया। सबने देखा कि पूरे गार्डन का काफी कबाड़ खाना बन चुका था और कितना ही सारा पानी वहां पर जमा हो चुका था और सबने अपनी अपनी हालत पर गौर किया। अब सब परेशान हो गए थे। तभी सभी ने पीछे मुड़ कर देखा कि आखिरकार पाइप किसने बंद किया, तो सब हैरान हो गए। अरमान सिंघानिया, जो कि आस्था के साथ आराम से सोया हुआ था, बालकनी से उसे जब गार्डन में इस तरह के हल्ला काटने की आवाजें सुनाई दी तो वह फटाफट से उठकर यह देखने के लिए आया था कि सब ठीक है या नहीं है। लेकिन जब जैसे ही उसने वहां का माहौल देखा तो फटाफट से सबसे पहले उसने पानी का मेन स्विच बंद किया था। अब आस्था ने जैसे ही सबको इस तरह से मस्ती करते हुए देखा तो वह पूरी तरह से खुश हो गई थी और उछलने लगी थी और शिकायत करते हुए बोली, यह क्या, आप लोगों ने हमारे बिना ही स्नान कर लिया, रुकिए हम भी आप लोगों के साथ स्नान करेंगे और इसी तरह से मौज मस्ती करेंगे। अब जैसे ही आस्था ने यह बोला, सब घूर कर आस्था को देखने लगे थे, क्योंकि अरमान ने तो आते ही पानी बंद कर दिया था। तब आस्था कौन सी मस्ती करने की बात कर रही थी, लेकिन तभी आस्था ने अरमान की ओर देखकर बोली, अरमान जी प्लीज थोड़ी देर और चला दीजिए ना। अब जैसे ही आस्था ने यह बोला, अरमान ने एक नजर सबकी ओर देखता है और फिर से पाइप ऑन कर देता है। अब पाइप ऑन होते ही आस्था उछल पट जाती है और जैसे ही पानी की बौछारें निकली, अरमान ने पानी की पाइप लेकर आस्था के ऊपर भी पानी से स्नान करना शुरू कर दिया था। अब तो अरमान का यह रूप देखकर सबका मुंह इतना चौधा खुला का खुला रह गया था। किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरमान ऐसी बचकानी सिचुएशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। वेल, तभी आस्था ने मौका देखकर पानी के पाइप से अरमान पर भी पानी डालना शुरू कर दिया था और अरमान पाइप पकड़ दे दियचने के चक्कर में आस्था की कमर पकड़ दियचकर उसे अपने सीने से लगाकर खजीदा हो गया था। और मौका देखकर आहान और ध्रुव ने पानी का पाइप अपने हाथों में ले लिया था और आस्था और अरमान दोनों पर पानी का पाइप चलाने लगे थे। उस वक्त आस्था, अरमान तो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें आसपास की दुनिया का किसी तरह का कोई होश नहीं था। नानी माँ को मारिया से बातें करना बहुत पसंद था। हालांकि मारिया बहुत कम बातें करती थी, लेकिन नानी माँ मारिया के आसपास कुछ ज्यादा ही नजर आती थी और बार बार ये पूछती थी, बिटिया जब तू पैदा हुई थी तेरी माँ ने क्या गोला खाया था, तू इतनी गोरी पैदा हुई है, कुछ टिप्स बता इस प्रियंका के लिए, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। वह समझती थी कि इसकी दादी इसे प्यार नहीं करती, अगर मैं इसके लिए भी कुछ ना कुछ करूंगी तो इसे भी लगेगा कि मैं इसे भी प्यार करती हूँ। यह बस अपनी माँ की तरह ना बने। कहीं ना कहीं बार बार नानी माँ प्रियंका को इस तरह टोंट करती रहती थी और प्रियंका मुंह छड़ाकर रह जाती थी। वही नानी माँ ने मारिया को एक बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा पहनने के लिए दिया था। टाइगर का इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिलहाल उसके किंग का ऑर्डर था हमारे से शादी करने का, तो उसे वह सारे फंक्शन एंजॉय करने ही थे। इसीलिए वह भी अपने सिरे से तैयार होने लगा। सभी लड़कों ने येलो कलर के कुर्ते चुने थे और व्हाइट पजामा, कुछ ने जीन्स डाली थी तो किसी ने चूड़ीदार। सबने एक जैसे कपड़े पहने थे। सारे एक से बढ़कर एक डैशिंग, स्मार्ट, हैंडसम लग रहे थे। सभी ने एक साथ ब्लैक शेड्स अपनी आंखों पर चढ़ा रखे थे जो उनकी स्मार्टनेस को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। वहीं लड़कियों में आस्था, रश्मि, मारिया, साथ ही साथ रौनक, उन सभी ने लहंगा पहना था।
रौनक के लिए लहंगा पहनना एकदम मुसीबत का काम था, क्योंकि उसने आज तक लहंगा वगैरह ट्राई नहीं किया था। एक तो उससे लहंगे का नाड़ा नहीं बन रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसे यह आ रही थी क्योंकि वह हमेशा जीन्स पहनती थी, जीन्स कैजुअल पहनती थी, लेकिन यहाँ लहंगे का मसला उसकी सांस में अटक गया था। तब रश्मि ने उसकी मदद की थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि कितनी मुश्किल से वह लहंगा पहन रही है। अगर रश्मि उसकी मदद नहीं करेगी तो वह पक्का लहंगा उतार कर फेंक देगी और आज के दिन भी जीन्स टी शर्ट पहनकर वहां आ जाएगी। तो इसीलिए रश्मि ने खुद से पहले रौनक को तैयार किया था। रौनक ने एक पिंक कलर की चोली, टोटल येलो लहंगा और मिक्स पिंक और येलो दुपट्टा लिया था और कोहनी भर तक उसने येलो कलर की चूड़ियां पहनी थी और साथ ही साथ कानों में फूलों वाला येलो ज्वेलरी सेट पहना था। गले में उसने कुछ नहीं डाला था। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे। रौनक बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी और उसकी छोटी छोटी पतली सी कमर बीच में से हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। अगर उस वक्त कोई रौनक को देख ले तो पक्का उस पर पूरी तरह से मर मिट जाए। आज तो आहान का दिल पूरी तरह से घायल होने वाला था। वही आस्था ने भी बड़ा ही खूबसूरत सा मैचिंग येलो कलर का ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ पहना था। आस्था तो पहले से ही बेहद खूबसूरत थी और अब जैसे उसने पूरा फूलों का श्रृंगार किया था। हाथों में 5 फूल चूड़ियां, पैरों में, कानों में और गले में छोटी सी माला थी जो कि येलो कलर के फूलों की ही बनी हुई थी। साथ साथ उसमें रेड कलर के फूल भी दिए गए थे। आस्था की खूबसूरती ऐसी थी मानो चांद जमीन से उतरकर नीचे आ गया हो। वह भी बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। इसी तरह से रश्मि भी तैयार हुई थी। सभी के कपड़े कुछ कुल मिलाकर सेम थे, केवल कलर में एक कलर का फर्क था और सब उनको एक से बढ़कर एक खूबसूरत बना रहा था। और मारिया को तो किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। मारिया तो पहले से ही एकदम बड़ी प्यारी और खूबसूरत थी। प्रियंका ने भी लहंगा चोली पहना था। सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक तरह से तैयार हुई थीं और सभी एक से बढ़कर एक कयामत लग रही थी। सभी लड़के हॉल में लड़कियों के आने का इंतजार कर रहे थे। अरमान आस्था से ढेर सारा प्यार करने के बाद तैयार होकर सीधा हॉल में आ गया था और अपना फोन और लैपटॉप लेकर बैठ गया था। हालांकि आस्था के साथ ही उसका रहने का इरादा था, लेकिन वह यह भी समझ चुका था कि घर में आज फंक्शन है तो इसीलिए उसे अब थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग भी चलना होगा। वही दादाजी मुस्कुराकर बार बार अरमान को देख रहे थे, क्योंकि अरमान जब से प्यार में हुआ था पूरी तरह से पतला पतला सा नजर आ रहा था। उसके चेहरे का रंग कुछ ज्यादा ही खिला खिला सा हो गया था। अब जाकर वह बैठकर अपना फटाफट से काम करने लगा था और देव को उसने ऑफिस में भेज दिया था, क्योंकि उसकी आज एक इंपॉर्टेंट फाइल सबमिट होनी थी। और शाम को देव को सीधा हल्दी के फंक्शन में आने के लिए बोल दिया गया था। वही नानी माँ ने 3 जगह हल्दी के कटोरे तैयार किए थे और तीनों कटोरों को बेहद खूबसूरत गुलाब के फूलों से डेकोरेट किया गया था। बहुत ही प्यारे सब नजर आ रहे थे। जल्दी ही सारे लड़के एकदम येलो ड्रेस में ड्रेसिंग स्टाइल में वहां बैठे हुए थे। वही दादाजी को सुमित की याद आ रही थी, क्योंकि दादाजी ने सुमित पर हाथ उठाया था और उसे राधिका को लाने के लिए कहा था। इसीलिए उन्होंने अब सुमित को फटाफट से फोन किया। अब जैसे ही सुमित को फोन किया, सुमित जो कि राधिका के फ्लैट के सोफे पर ही उल्टा सीधा सोया हुआ था। जैसे ही फोन बजा उसने तुरंत फोन उठाकर कानों पर लगा लिया था। तब दादाजी ने सुमित से पूछा, कहाँ रह गया है? राधिका को लेकर फटाफट से फंक्शन में आओ। इतना बोलकर दादाजी ने फोन रख दिया था। वही सुमित अब गुस्से से भून उठा था। फ्लैशबैक। जब दादाजी ने सुमित को छांटा मारा और उसे वहां से जाने के लिए कहा, तब सुमित सीधा राधिका के फ्लैट पर आ गया था। और फ्लैट में आने पर उसे याद आया कि राधिका तो वहां है ही नहीं। तब उसे याद आया कि उसने राधिका को अपने कुछ कार्ड वगैरह दिए थे और उसे शॉपिंग करने के लिए कहा था, क्योंकि राधिका के पास कपड़े नहीं थे। तो इसीलिए अब सुमित जल्दी ही अपने कार्ड की डिटेल्स चेक करने लगा था कि कहाँ उसका कार्ड लास्ट टाइम स्वाइप हुआ था। जल्दी ही उसने पता लगवा लिया था और फटाफट से उसे मॉल में जा पहुंचा था, जहां पर राधिका शॉपिंग कर रही थी। राधिका ने बड़े ही सिंपल से बहुत ही कम दामों में अपने लिए कपड़े खरीदे थे, क्योंकि वह सुमित को इस बात का कहने का मौका नहीं देना चाहती थी कि राधिका उसके पैसों से उसके साथ है। क्योंकि राधिका को कपड़ों की जरूरत थी, इसीलिए उसे वह कपड़े खरीदना उसकी मजबूरी थी। तो अब जैसे ही सुमित वहां गया, राधिका ने सुमित को वहां देखा। उसने पूरी तरह से अपना मुंह चढ़ा लिया था, क्योंकि सुमित ने एक ही रात में उससे उसका सब कुछ ले लिया था। तो इसीलिए अब राधिका उसे कुछ ज्यादा खास लिफ्ट नहीं करा रही थी और उसने उसे सीधे सीधे कहा था कि वह उससे शादी कर ले। तब सुमित ने जल्दी ही रैंडमली अपनी पसंद से हल्दी, मेहंदी और शादी के लिए कुछ कपड़े निकालकर राधिका के शॉपिंग बैग में रख दिए थे। राधिका हैरानी से उन कपड़ों को देख रही थी, लेकिन उसने सुमित को कुछ नहीं कहा था। जल्दी ही सुमित राधिका को लेकर फ्लैट में आ गया था। फ्लैट में आकर राधिका बिल्कुल चुपचाप शांत थी। वह सुमित से कोई बात नहीं कर रही थी। तभी सुमित ने राधिका को कहा, तुम्हें मेरे साथ कल सिंघानिया मेंशन चलना है, फटाफट से हल्दी के कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। लेकिन राधिका का उस वक्त सुमित से बात करने का कोई इरादा नहीं था। उसी तरह उसने जाकर अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया था और सुमित झल्ला उठा था। एक तो उसकी रात में नींद पूरी नहीं हुई थी और ऊपर से अब राधिका का इस तरह का बर्ताव, तो वह फटाफट से बैठकर कुछ ड्रिंक करने लगा था और ड्रिंक करते करते वह सोफे पर सो गया। उसे एहसास ही नहीं रहा। वहीं राधिका देर रात कमरे से बाहर आई और उसने सुमित को जैसे ही इस तरह से सोफे पर सोते हुए देखा तो वह हैरान हो गई। फटाफट से उसने उसे कपड़ा ओढ़ाया था और फिर कुछ खा पीकर एक बार फिर जाकर वह सो गई थी और लॉक लगाना भूल गई थी। और अगली सुबह अब दादाजी के फोन से ही सुमित की आंख खुली थी। फटाफट से उठकर उसने राधिका को देखा था। राधिका अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी और वह इरिटेट होते हुए सोचने लगा कि यह लड़की कितना ज्यादा सोती है। उसने एक बार फिर पानी का जग उठाकर राधिका के मुंह पर फेंक दिया और उसे उठने को कहकर तैयार होने का ऑर्डर दे दिया था। राधिका गुस्से से सुमित को घूर रही थी और इनकार करते हुए बोली कि वह उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती है।
लेकिन सुमित ने जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाने को बोल दिया था। अब राधिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए फटाफट से उसने सुमित के दिए हुए हल्दी के कपड़े पहन लिए थे और तैयार होकर जैसे ही वह बाहर आई, सुमित उसे देखता ही रह गया था। राधिका बेहद प्यारी लग रही थी, लेकिन उसने उसकी तारीफ नहीं की थी। फटाफट से उसे लेकर वह सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर सभी लड़के बेसब्री से अपनी वाली का इंतजार कर रहे थे। वही टाइगर मारिया को देखना चाहता था कि इंडियन लुक में कैसी लगती है, क्योंकि आज तक मारिया केवल वेस्टर्न ड्रेस ही पहना करती थी। और जैसे ही एक साथ सारी लड़कियां सीढ़ियों से नीचे उतरकर आती हुई दिखाई दी, सबकी सांसें थम सी गई थीं। सब एक से बढ़कर एक प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। प्रियंका तो ऑलरेडी पहले से ही हॉल में मौजूद थी, लेकिन किसी ने प्रियंका को आंख उठाकर नहीं देखा था। अब सभी लोग हैरानी से सीढ़ियों की ओर देख रहे थे। वही जैसे ही सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां वहां आईं, सबका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। वही अरमान तो आस्था को देखकर पूरी तरह से पागल सा हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह आस्था को इतना खूबसूरत देखने का अधिकार है, किसी का तो सिर्फ उसका है। इसीलिए वह आस्था को वहां से लेकर कहीं चले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही खुद पर कंट्रोल किया, वह बैठा हुआ था। वही आकाश रश्मि को देखकर अपनी आंखें ब्लिंक करने लगा। रश्मि बेहद खूबसूरत लग रही थी, उसे देखता रहा। वहीं टाइगर का मुंह भी आज खुला का खुला ही रह गया था। पहली बार उसने मारिया को इस तरह से इंडियन ड्रेस में देखा था तो उसे और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। नानी माँ सबकी बलायां लेने लगी थी, सबकी नजरें उतारने लगी थी। वही आहान ढूंढने लगा कि वह छिपकली कहाँ रह गई है। वह लड़की तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, वह किसी और की नहीं बल्कि रौनक की बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही नानी माँ सबकी नजर उतारकर एक तरफ पलटी, तभी रौनक की आवाज आती है, नानी माँ हमारी नजर तो उतार दीजिए। अब जैसे ही रौनक की आवाज आती है, सब रौनक को देखने लगते हैं। वही आहान का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। रौनक पहली बार इस तरह से लड़कियों के कपड़ों में उसके सामने थी और उसे देखकर आहान के दिल में गिटार बजने लगते हैं। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, झलका आंखों से प्यार, दिल में बजी गिटार। दोस्तों, ये गाना आप लोग अस्यूम कर सकते हैं। वेल आहान के चारों तरफ ऐसा लग रहा था कितने सारे लोग आ गए हैं और वायलिन बजा रहे हैं और ये गाना गा रहे हैं। वही आहान मुंह खोले रौनक को देखे जा रहा था। वही जैसे ही रौनक ने आहान को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए पाया, न जाने क्यों उसे भी आज शर्म आ गई थी और उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। रश्मि ने रौनक को शर्माते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं कि क्या वाकई इस लड़की को कभी शर्म भी आ सकती है। दादाजी अपना पूरा परिवार देखकर बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब किसी को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि कोई था जो बहुत जल्द इन खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए आ रहा था। वही अबीर सिंह राठौड़ भी अरमान सिंघानिया की हल्दी के फंक्शन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। उस वक्त आस्था और अरमान दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें आसपास की दुनिया का किसी तरह का कोई होश नहीं था। दोनों को पहली बार प्यार हुआ था, नया नया प्यार का इजहार हुआ था। इसीलिए वे हर एक छोटी छोटी चीज, छोटे छोटे मूवमेंट एक साथ एंजॉय कर रहे थे और दोनों काफी हद तक खुश नजर आ रहे थे। अब कितनी ही देर तक वे दोनों इसी तरह से एक दूसरे में गुम हो गए थे। नानी माँ और दादाजी उन्हें देखकर जल्दी ही अंदर चले गए थे, क्योंकि वे अपने बच्चों को ऐसे एक साथ उन्हें देखकर शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। तभी आकाश ने रश्मि को कोहनी मारी, मानो वह उसे कहना चाह रहा हो, देखो हमारा अरमान कितना ज्यादा रोमांटिक है और तुम देखो मुझसे कितनी सारी दूरी बनाकर खड़ी हो। लेकिन रश्मि तो उस वक्त खुद आस्था और अरमान को देखने में बिजी थी। वही रौनक घूर घूर कर बार बार आहान को देख रही थी। तभी प्रियंका की एक तेज आवाज आई, क्योंकि प्रियंका अरमान और आस्था को एक साथ देख नहीं पाती थी और ड्रामा करते हुए वह थोड़ा सा तेज चिल्लाकर बोली, ओह शीट, ये क्या हो गया है? पूरा का पूरा गार्डन खराब हो गया है। अब हल्दी का फंक्शन कहाँ होगा? जैसे ही प्रियंका ने थोड़ा सा तेज आवाज में यह कहा, आस्था और अरमान एक दूसरे से नजरें हटाकर खड़े हो गए थे और ध्रुव ने इशारे से आहान से पाइप बंद करवा दिया था और सब अब अपनी अपनी हालत देखने लगे थे। पूरे गार्डन को अच्छे से देखने लगे। वाकई पूरे गार्डन में काफी ज्यादा घुटनों तक पानी भर चुका था। तब प्रियंका ने जैसे ही यह देखा कि अरमान ने अब आस्था की कमर पर से हाथ हटा दिया है, लेकिन उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ है, तो प्रियंका तिनक कर रह गई थी और सीधा अरमान के पास जाकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसे उस वक्त अरमान बेहद हॉट लग रहा था। अरमान ने जो बनियान पहनी हुई थी वह बिल्कुल उसके जिस्म से चिपक गया था। ऐसा लग रहा था बिल्कुल माचो मैन एकदम वहां पर एकदम परफेक्ट बॉडी बिल्डर खड़ा हुआ था। अरमान उस वक्त भीगा हुआ सा बड़ा ही दिलकश दिखाई दे रहा था और उसे कहीं ज्यादा खूबसूरत आस्था दिखाई दे रही थी। दोनों उस वक्त एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, लेकिन प्रियंका ने बीच में बोलकर उनका पूरा मूड स्पॉइल कर दिया था। तभी ध्रुव थोड़ा सा तेज आवाज में प्रियंका से बोला, प्रियंका जी, आपको गार्डन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे नौकर हैं, वे सब कुछ संभाल लेंगे। ओके, अब सभी चलिए फटाफट से सभी चेंज कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सब के सब बीमार पड़ जाए और हल्दी का फंक्शन सही से एंजॉय ना कर पाए। जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, सब अपनी सेंस में वापस आए और सबने अपना सर हाँ में हिला दिया। अब रौनक ने वाकई अपने कपड़ों पर गौर किया तो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गई थी। भले ही वह लड़कों की तरह रहती थी, लेकिन उसकी कमाल की खूबसूरती किसी को भी आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। इस वक्त तो वह बेहद आकर्षक दिखाई दे रही थी, इसीलिए जल्दी ही कपड़े चेंज करने के लिए वह फटाफट से अपने कमरे में चली गई थी। वहीं रश्मि भी आकाश की ओर देखती हुई शर्माते हुए अपने कमरे में जाने लगी और आकाश भी उसके पीछे पीछे चला गया था। अरमान ने भी एक नजर आस्था को देखा और आस्था ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाया, वह थोड़ा फिसल गई, लेकिन अरमान ने तुरंत उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल लिया, उसे गोद में लेकर अपने कमरे में जाने लगा था। यह देखकर प्रियंका जल भुनकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी।
ध्रुव और सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। वे गार्डन साफ करने के लिए नौकरों को कह गए थे। वहीं प्रियंका गुस्से से भूनी हुई वहां खड़ी हुई थी और सोचने लगी, बस थोड़ी देर की बात है। आस्था, बड़ा गुमान है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर और अपने सुंदर से चेहरे पर, लेकिन आज देखना तुम्हारा चेहरा कितनी बुरी तरह से बिगड़ जाएगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। हूँ। आस्था और अरमान सिंघानिया कहीं ना कहीं यह सोचते हुए प्रियंका उस वक्त बेहद ज्यादा लाल पीली हो रही थी। वेल, रश्मि सीधा अपने कमरे के बाथरूम में आती है और फटाफट से उसने खुद को अपने गीले कपड़ों से आजाद किया और हल्का सा शावर लेकर नहाना शुरू कर दिया था और रैंडमली बाथरोब पहनकर वह बाहर आ गई। अब जैसे ही वह बाहर आई, उसने देखा कि आकाश बिल्कुल शर्टलेस उसके बेड पर लेटा हुआ था। अब रश्मि आकाश को यूं देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई, क्योंकि वह तो खुद अब बाथरोब डालकर आई थी जो उसकी थाई तक आ रहा था और उसमें वह बेहद हॉट और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तभी आकाश धीरे से आगे बढ़ा, उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे सीने से लगाते हुए बोला, क्या हुआ? अब तुम मुझे देखकर इस तरह से क्यों शर्मा रही हो? तुमने तो इशारा किया था कि मैं आपके साथ कमरे में आ जाऊं। जैसे ही आकाश ने यह कहा, रश्मि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम क्यों कहेंगे आपको कि आप हमारे पीछे कमरे में आ जाए? यह क्या बेशर्मी आकाश, और शायद आप भूल रहे हैं हमारे हल्दी का फंक्शन है और हमें इस तरह से एक साथ अभी नहीं होना चाहिए। नानी माँ को पता चला तो बड़ा गुस्सा करेंगी। तब आकाश ने रश्मि के जुल्फों को पकड़कर उसके होठों पर भरपूर नजर डालते हुए कहा, डोंट वरी नानी माँ, इस वक्त दादाजी के साथ कुछ जरूरी शादी के फंक्शन को लेकर वह लोग डिस्कशन में बिजी हैं और रस्मों रिवाज को लेकर बातचीत कर रहे हैं। मैं खुद देखकर आया हूँ, हमें यहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। ऐसा कहकर आकाश ने बिना देरी किए अपने होठों को रश्मि के होठों से जोड़ दिया था और रश्मि, जो कि आकाश का प्यार पाकर बेहद खुश थी, अब वह भी उसमें पूरी तरह से खो गई थी। और कब उन दोनों की मनमोहक आवाजें वहां आने लगी, किसी को एहसास ही नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर रौनक ने जाकर फटाफट से कपड़े चेंज किए थे और एक बार फिर से उसने जीन्स, शर्ट और एक हुडी डाल ली थी, क्योंकि रौनक को हमेशा से इसी तरह के कपड़े पहनने की आदत थी। फटाफट से कपड़े पहनकर वह अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगी और वह साथ ही साथ सोच रही थी कि आखिरकार मुझे हो क्या गया था। क्या जरूरत थी उसे आहान के इतना पास जाने की? क्योंकि आहान के थोड़ा सा करीब आने से उसे अजीब सी हलचल हो रही थी, उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह बेचैनी क्या है। अब उसने डिसाइड किया था कि आहान से जितना हो सकेगा उतना दूर रहेगी। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था को सीधा कमरे के बाथरूम में ले आया था और बाथ टब में लेटा दिया था। तब आस्था शर्माते हुए बोली, आप हमें यहाँ क्यों ले आए हैं? आपने देखा नहीं, एक तो आप हमें सबके सामने गोद में उठाकर ले आए ना, जाने सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। तब अरमान आस्था के खूबसूरत से होठों को अपने अंगूठे से टच करता हुआ कहता, कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा हमारे बारे में और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अरमान सिंघानिया की बीवी के बारे में सोच सके। सो डोंट वरी। यह कहकर वह अब पेशेंटली आस्था को किस करने लगता है। आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि आज हल्दी का घर में फंक्शन था तो उसी के अकॉर्डिंग उसे भी अब रेडी होना था, काफी सारी तैयारी करनी थी। लेकिन अरमान तो सुबह सुबह ही शुरू हो गया था। तब आस्था अरमान को रोकते हुए बोली, अरमान जी, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, देर हो जाएगी, प्लीज हटिए, देर हो जाएगी। काफी सारी तैयारी करनी है और बेचारी नानी माँ कब तक क्या क्या अकेले करेंगी, प्लीज आप हटिए ना। ऐसा बोलकर आस्था अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अब अरमान की पकड़ आस्था पर बेहद मजबूत हो चुकी थी और आस्था को इतनी हॉट लुक में देखने के बाद वह खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। फटाफट से उसने खुद को अपने कपड़ों से आजाद कर दिया था और बिना आस्था की एक भी सुने वह एक बार फिर से आस्था के साथ प्यार में खो गया था। वही नानी माँ इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी और बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। हालांकि अरमान और आस्था के प्यार देखकर वह काफी ज्यादा खुश भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक अनजान सा डर सता रहा था, एक अजीब सी दहशत हो रही थी। नानी माँ ने तो सोचा था कि वह पग फेरे की रस्म के बहाने से आस्था को बुलाएगी और फिर किसी न किसी तरह से उसे लेकर यहाँ से गायब हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से आस्था और अरमान दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, तो इसका मतलब यह साफ हो चुका था कि दोनों दो जिस्म और एक जान बन चुके हैं। उन्हें अब अलग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और नानी माँ आस्था और अरमान को अलग भी नहीं करना चाहती थी। वह तो खुद चाहती थी कि आस्था की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन एक अनजान डर था जिससे नानी माँ बेहद घबरा रही थी और कहीं ना कहीं उन्हें यह लग रहा था कि जो वह सोच रही है, अगर वह सच हो गया, आस्था और अरमान अलग हो जाएंगे। लेकिन अब वे दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे हैं कि अगर उन्हें अलग होना पड़ा तो शायद वे दोनों ही एक दूसरे के बगैर जी ना पाए। नानी माँ ने सोचा था कि वह पग फेरे की रस्म के बहाने से आस्था को उसके मामा के घर पर बुलाएगी और फिर वहां से किसी न किसी तरह से रात के समय उसे लेकर गायब हो जाएगी, क्योंकि नानी माँ के दिमाग में आइडिया आ चुका था। लेकिन जब वीर रायचंद और उसकी माँ ने गंदी चाल चली और प्रियंका और अरमान की शादी का इशू क्रिएट किया, तब दादाजी के फोन आने पर नानी माँ कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी कि शायद अभी उसकी गोरी का इस तरह से कहीं भी भगाने का या जाने का टाइम नहीं आया है। और वैसे भी वह अपनी गोरी का अधिकार इस तरह से प्रियंका का होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उन्हें मजबूरन उस वक्त प्रियंका को अरमान की पत्नी बनने का नाटक करने को कहना पड़ा था। हालांकि वह जानती थी कि प्रियंका और उसकी माँ कितनी ज्यादा लालची औरतें हैं, एक ही बार में कहने से वह तैयार भी हो जाएंगी। और हुआ भी ऐसा ही था। जैसे ही दादाजी का इस बात के बारे में फोन आया कि प्रियंका को कुछ दिनों के लिए अरमान की पत्नी बनने का सिंघानिया मेंशन में रहना होगा, तब नानी माँ ने प्रियंका और उसकी माँ सीमा जी से बात की थी और प्रियंका तो मानो हवा में उड़ने लगी थी। उसने तुरंत हाँ कह दिया था।
अब नानी माँ ने डिसाइड किया था कि जब भी यह सारा सिचुएशन अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगी और यह सारी कोशिश होना बंद हो जाएगी, उसके बाद वह आस्था के साथ कुछ ना कुछ प्लान करेंगी और आस्था को लेकर यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन अब सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी थी, क्योंकि अब आस्था को अरमान सिंघानिया से गहरी मोहब्बत हो चुकी थी और उसके बाद अब आस्था को अरमान से अलग करना आसान नहीं था और ना ही नानी माँ का इरादा था कि वह आस्था को अरमान से अलग करे। इसीलिए नानी माँ ने डिसीजन लिया था कि वह आस्था को समझाएगी कि वह अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल जाए, किसी को भी ढूंढने की कोशिश ना करे। अगर उसकी किस्मत में किसी का मिलना होगा तो खुद चलकर ही आ जाएगा, वरना वह अपनी जिंदगी राजी खुशी अरमान सिंघानिया के साथ गुजारे। कहीं ना कहीं सोचते हुए अब नानी माँ ने आस्था से सीधे मुंह बात करने का डिसीजन ले लिया था। जल्दी ही पूरे गार्डन को अच्छी तरह से एक बार फिर क्लीन वगैरह कर दिया गया था और ध्रुव और आहान ने बहुत कड़ी मेहनत करके पूरे के पूरे गार्डन को एक बड़ा ही खूबसूरत सा हल्दी का फंक्शन क्रिएट करने के लिए साज सज्जा का आयोजन कर दिया गया था। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत येलो, ऑरेंज, पिंक हर तरह के कलर्स का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही खूबसूरत देसी डेकोरेशन की गई थी। चारों तरफ बड़े ही प्यारे प्यारे और खूबसूरत से रंग बिरंगे नाइट बर्ड्स लगाए गए थे। कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि यह गार्डन था। और गार्डन के जो फूल थे उन्होंने वहां की खूबसूरती बढ़ाने में 4 चांद का काम किया था। सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत और एकदम बेहतरीन था। और आकाश भी रश्मि को प्यार करने के बाद सीधा अपने कमरे में तैयार होने के लिए चला गया था, क्योंकि रश्मि ने आकाश की पसंद से ही हल्दी के कपड़े खरीदे थे और आकाश ने रश्मि की पसंद से हल्दी के कपड़े खरीदे थे। और नानी माँ ने भी अरमान और आस्था के लिए सेम कपड़े पसंद करवाए थे, क्योंकि आहान ने उनकी इसमें मदद करती थी। और जो कुछ उन्हें जानना था उन्होंने रश्मि से पूछ लिया था, तो सभी के अकॉर्डिंग सब कपड़े वहां मौजूद थे। लेकिन 2 जोड़े और थे जिनकी भी शादी वहां होनी थी। वैसे टाइगर और मारिया जो कि उस वक्त वहां मौजूद थे, लेकिन उन्हें किसी भी फंक्शन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें इस तरह की चीजें बहुत कम पसंद आती थीं। हाँ, अगर इस फंक्शन की जगह किसी को मारना, पीटना, काटना होता तो वह लोग सबसे आगे होते, लेकिन फिलहाल इन फंक्शन में वह दोनों सबसे पीछे थे। लेकिन नानी माँ तो मारिया के पूरे पीछे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि एक तो मारिया एक बड़ी खूबसूरत एकदम अंग्रेजन जैसी थी। हालांकि वह इंडियन ही थी, लेकिन काफी साल विदेश में रहने के बाद उसे देखकर उसमें से फॉरेनर जैसी फीलिंग आया करती थी। दादाजी अपना पूरा परिवार देखकर बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन किसी को इस बात का दूर दूर तक एहसास नहीं था कि कोई था जो बहुत जल्द इन खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए आ रहा था। वही अबीर सिंह राठौड़ भी अरमान सिंघानिया की हल्दी के फंक्शन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था और इसकी खबर वह पहले ही अरमान सिंघानिया तक भिजवा चुका था। अरमान को किसी की कोई परवाह नहीं थी। अरमान समझ चुका था कि अबीर वहां क्यों आ रहा है। वह सिर्फ और सिर्फ उसे टोंट करने के लिए आ रहा है। जिस तरह से प्रियंका और उसका नाम उछाला गया था, उसी रिगार्डिंग अबीर सिंह वहां आ रहा है। लेकिन अरमान ने सोच लिया था कि अब वह अपने दुश्मनों को जल्द से जल्द पूरी तरह से उखाड़ कर बाहर फेंक देगा और जड़ से दुश्मनों को खत्म कर देगा, क्योंकि अब आस्था उसकी जिंदगी में है। इसीलिए अब वह कोई और दुश्मन अपने आसपास नहीं देखना चाहता था। जल्दी ही अबीर सिंह राठौड़ अपने पूरे काफिले के साथ एकदम तैयार होकर सिंघानिया मैंशन की ओर निकल चुका था और ऑलरेडी 5 बज चुके थे। पंडित जी भी आ चुके थे। शुभ मुहूर्त, सब कुछ तैयार था। प्रियंका की माँ सीमा जी और साथ ही साथ आस्था के मामा जी भी वहां आ गए थे। केवल यही 2 बाहरी लोग वहां आए थे, बाकी किसी और को वहां बुलाया नहीं गया था और मीडिया को तो इस फंक्शन से कोसों दूर रखा गया था और सभी एक साथ अलग अलग स्टेज पर जाकर अपने अपने जोड़े के साथ बैठ गए थे। वहीं प्रियंका अरमान और आस्था को एक साथ देखकर कुछ ज्यादा खास खुश नजर नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर आस्था को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वह आस्था की जगह वहां खुद को देखना चाहती थी और मन ही मन में सोच रही थी कि एक गांव की गवार लड़की की इतनी अच्छी किस्मत आखिरकार कैसे हो सकती है। बस एक बार वह हल्दी, क्योंकि प्रियंका ने जिस हल्दी में कुछ केमिकल मिलाया था, उस हल्दी में उसने 3 छोटे छोटे लाल बिंदु बनाए थे। उसे किसी तरह से वह हल्दी सीधा आस्था को लगवानी थी। वही दादाजी को अभी भी सुमित के आने का इंतजार था, क्योंकि उन्होंने सुमित को सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वह राधिका को लेकर पार्टी में आए और उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्दी ही उन्हें सुमित राधिका के साथ आता हुआ दिखाई दिया। राधिका ने भी येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वह बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी, क्योंकि कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद वह इस तरह से बाहरी दुनिया में आई थी तो उसे एक अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा था। जल्दी आकर रश्मि ने राधिका को गले से लगा लिया था और सभी ने राधिका का बहुत अच्छे से वेलकम किया था। हालांकि सुमित बीच बीच में बार बार घूर घूर कर राधिका को देख रहा था, क्योंकि राधिका के चेहरे की मुस्कुराहट उसे अंदर ही अंदर चुभ रही थी। वह राधिका को बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब दादाजी ने जो उसे फोर्स किया था तो उसके पास अब उसे वहां लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। तब दादाजी ने सबके सामने सुमित और राधिका की शादी का भी ऐलान कर दिया था। राधिका ने जैसे यह सुना, वह तो उछलने लगी। वह तो कब से न जाने सुमित से शादी करना चाहती थी। वही अरमान बड़े ही ध्यान से सुमित को देख रहा था। फिर उसकी नजर आकाश पर गई और फिर टाइगर को देखा। ऑलमोस्ट उसके 3 सबसे करीबी लोगों की शादी होने वाली थी। एक समय था कि अरमान सिंघानिया को शादी, प्यार, मोहब्बत इन सब नामों से इतनी ज्यादा चिढ़ थी जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। लेकिन आज आस्था को देखने के बाद उसकी सारी चिढ़ खत्म हो चुकी थी। अब तो बस वह आस्था को अपने आसपास देखना चाहता था। वही सुमित की शादी की बात सुनकर नानी माँ काफी खुश हो गई थी कि चलो एक और बेटे की शादी हो रही है। और साथ ही साथ ध्रुव और आहान को देखकर बोलती हैं, अरे मैं तो कहती हूँ नालायकों, अगर तुम लोगों की पसंद में भी कोई लड़की हो तो फटाफट से ले आओ, एक ही साथ सबकी हल्दी का फंक्शन हो जाएगा। तभी दादाजी वहां आए और नानी माँ की ओर देखकर बोले, बहन जी
इन सब चक्करों में हम एक बात तो भूल ही गए। तब नानी माँ हैरानी से दादाजी की ओर देखकर पूछती हैं, कौन सी बात भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? दादाजी ने कहा, अरे हमने नालायकों की एंगेजमेंट तो की ही नहीं। ये सुनते ही नानी माँ पूरी तरह से चौंक कर बोली, अरे हाँ, ये बात हमारे दिमाग से कैसे निकल गई? अचानक इतनी जल्दी जल्दी शादी डिसाइड हुई कि एंगेजमेंट का ख्याल तो दिमाग से ही निकल गया। तब दादाजी मुस्कुराकर कहते हैं, डोंट वरी बहन जी, हम पहले ही सारा इंतजाम कर चुके हैं। हल्दी लगने से पहले सबकी एंगेजमेंट होगी, उसके बाद हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होगा। जैसे ही दादाजी ने यह कहा, सबके चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और जल्दी ही रौनक एक बड़ी सी थाली में अंगूठियां लेकर वहां मौजूद थी और सभी जोड़ों के हाथों में रिंग दे दी गई थी। और सुमित राधिका को बिल्कुल भी रिंग नहीं पहनना चाहता था, लेकिन दादाजी के चेहरे को वह देख चुका था तो मना करने का कोई चांस था ही नहीं। और जल्दी ही उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी थी और पूरा गार्डन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि सिंघानिया मेंशन में इस वक्त केवल परिवार के लोग और कुछ नौकर ही थे। इसके अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था। आहान और ध्रुव तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और आहान के तो आंखों में लगभग आंसू ही आ गए थे। और वह ध्रुव की ओर देखकर बोला, ध्रुव यार, तेरा भी कुछ हो जाता और तेरी भी आज यहाँ सगाई होती तो कितना मजा आता ना। तब ध्रुव ने आहान को कोहनी मारते हुए बोला, अपनी फालतू की बकवास बंद कर, तू तो तेरी सगाई करवा दूं यहाँ उस फाइटर रौनक से। ध्रुव रौनक को फाइटर कहकर बुलाया करता था, क्योंकि रौनक जिस तरह से मारपीट करती थी उससे उसे एक कमांडर या फाइटर की ही वाइब आ रही थी, तो वह उसे फाइटर रौनक कहा करता था। दोनों हाथ जोड़कर आहान ध्रुव के सामने बोला, सॉरी भाई, गलती हो गई, प्लीज आगे से ऐसा मजाक मत करना। यह कहकर वह अब रौनक की ओर देखने लगा। वही रौनक ने भी एक पल के लिए आहान को देखा, लेकिन फिर अपनी नजरें फेर ली थीं और जल्दी ही अब अरमान ने आस्था को सबके सामने अंगूठी पहना दी थी। वही सीमा और प्रियंका दोनों माँ बेटी एक जगह खड़ी होकर यह सारा ड्रामा देख रही थी और साथ ही साथ सीमा गुस्से से प्रियंका से कह रही थी, देखा तूने अपनी दादी को किस तरह से इन लोगों में घुल मिल गई है। ऐसा लग रहा है कि यह घर इसी बुढ़िया का है। यह और देखो हमारे साथ रहती है और हमारा घर भी किस चालाकी से बुढ़िया ने अपने नाम खरा लिया है। कितनी चालबाज बुढ़िया कहीं नहीं देखी होगी। और तुझे शुरू से ही प्यार नहीं करती है जितना प्यार या उस आस्था को करती है। तभी प्रियंका गुस्से से अपनी माँ को देखकर पूछती है, आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि दादी माँ हमसे इतनी नफरत करती है? क्या अत्याचार किया है हमने दादी माँ पर? तब सीमा जी की आंखों के सामने एक मूवमेंट आ गया था जब आस्था के माता पिता को सीमा ने बड़ी ही बेइज्जती करके घर से निकाला था। इतना ही नहीं, अपनी ननद पर यानी आस्था की माँ पर उन्होंने दुनिया भर के अत्याचार किए थे, उस पर गलत इल्जाम भी लगाए थे। तो यह बात आज तक नानी माँ भूल नहीं पाई थी। एक यही रीजन था कि वह कभी भी अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रही थी और आस्था के साथ गांव में रहने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे प्रियंका बड़ी होती गई, प्रियंका भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगी थी, जिसकी वजह से नानी माँ कभी भी प्रियंका को वह स्थान नहीं दे पाई थी जो स्थान उन्होंने आस्था को दिया था। तभी प्रियंका ने अपनी माँ के कानों में कहा, अब क्या होगा? वह ड्रॉप जो मैंने उस कटोरे में मिलाई है, उस कटोरे की पहचान भी मुझे पता है, लेकिन यहाँ तो दुल्हन और दूल्हे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब एक और शादी, एक और दूल्हा तैयार हो गया है। अब यह कैसे होगा? लग रहा है कि ये लोग शादी कम और सामूहिक विवाह कार्यक्रम ज्यादा कर रहे हैं, जिसका मन में आ रहा है एक किसी न किसी लड़की का हाथ पकड़ कर आ रहा है और शादी कर रहा है। अब केवल ये दो ही बचे हैं और बाकी सब की शादियां हो रही हैं। अब जैसे ही प्रियंका ने नफरत से यह कहा, सीमा उसे बोलने लगी, बस तू इन सब चीजों की फिक्र छोड़, तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आस्था पर होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ करके वह कटोरा जिसमें तूने वह ड्रॉप मिलाया है उसे आस्था तक भिजवा दे, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, ऐसा बोलकर सीमा प्रियंका को गाइड करने लगी। वही अरमान आस्था को अंगूठी पहनाने के बाद कितनी ही देर तक उसके हाथ को पकड़े रहता है। इतना ही नहीं, सबके सामने उसने आस्था के खूबसूरत हाथों को अंगूठी पहनाने के बाद चूम लिया था और आस्था शर्मा गई थी। वेल, सभी ने अरमान के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने अपने पार्टनर को अंगूठी पहना दी थी। आज रौनक काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी बड़ी बहन, जिसे वह अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा मानती थी, यानी रश्मि की शादी होने वाली थी और रश्मि की खुशियों के लिए वह बेहद दुआ कर रही थी कि उसकी खुशियां हमेशा बनी रहे हो, किसी को उसकी नजर न लगे। जल्दी ही सभी जोड़ों ने अपने अपने पार्टनर को अच्छा सा लुक दिया था, लेकिन सुमित सिर्फ और सिर्फ नफरत से राधिका को देख रहा था, क्योंकि राधिका से उसकी नफरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसने डिसाइड किया था कि अगर दादाजी चाहते हैं कि वह राधिका से शादी करे तो वह करेगा और उसके बाद उसकी जिंदगी में दुख ही दुख भर देगा। कहीं ना कहीं सुमित अलग ही लेवल का सोच रहा था। वह जल्दी ही नानी माँ ने अपने हाथों से जो हल्दी के पेस्ट बनाए थे उन्हें सबके सामने रख दिए थे और सभी लड़कों को इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये हल्दी सबसे पहले वह अपनी अपनी दुल्हन को लगाए। हालांकि हल्दी की रस्म में सबसे पहले भाभी अदा करती थी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अलग था। और मेरे दोस्तों, ये तो नाटक, एक काल्पनिक कथा है, मतलब स्टोरी, और यहाँ सब कुछ चलेगा। आई होप आप लोग ज्यादा डीप में नहीं जाओगे। बैक टू स्टोरी। तभी अरमान ध्यान से सभी कटोरे को देखने लगता है और उसके बाद जैसे ही नानी माँ के कहने पर आकाश रश्मि को हल्दी लगाने के लिए और सुमित राधिका को, ठीक उसी वक्त अरमान ने उन्हें रोक दिया। वही प्रियंका अब डर गई थी कि अचानक से अरमान ने इस तरह से हल्दी लगाने से मना क्यों कर दिया। तब दादाजी अपने माथे पर सिलवट लाकर अरमान के पास आते हैं और फिक्रमंद होकर बोले, क्या बात है बेटा, तुम इस तरह से हल्दी क्यों नहीं लगने दे रहे हो? बताओ क्या बात है? तब अरमान ने राजेश को तेज आवाज में बुलाया। राजेश जल्दी ही वहां मौजूद था। अरमान ने राजेश से बोला कि जाओ जाकर सभी हल्दी अच्छे से चेक करो, क्योंकि अरमान ने जब हल्दी के सभी कटोरे देखे थे तब उसके दिमाग में कुछ खटकता है, क्योंकि अगर प्रियंका ने जिस हल्दी में केमिकल डाला था वह हल्दी थोड़ी सी काली पड़ गई थी।
बाकी सारी हल्दी बेहद परफेक्ट थी, लेकिन एक हल्दी का इस तरह से काला पड़ना अरमान को कुछ अजीब लग रहा था। इसीलिए उसने राजेश को इंस्ट्रक्शन दी थी कि सबसे पहले वह हल्दी को चेक करे। वही प्रियंका का अब डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। अरमान जो शुरू से ही हर एक चीज को सोच समझ कर करता था, छोटी छोटी चीजों पर उसका बेहद ध्यान रहता था। जिसकी इतनी शार्प नजरें थीं, भला इतनी बड़ी चीज पर उसका ध्यान कैसे नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, उसे हल्दी वाले कटोरे पर जो 3 बिंदु लगे हुए थे, जो कि प्रियंका ने हल्दी की पहचान के लिए लगाए थे ताकि वह हल्दी आस्था को लगे, यह भी उसकी नजरों में आ गए थे। अब जैसे ही राजेश ने थोड़ी थोड़ी हर एक बाउल में से हल्दी लेकर अपने हाथ पर अप्लाई की तो उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। और तब दादाजी बोले, अरे बेटा, तू खामाखाही इस तरह की हरकतें कर रहा है, सब ठीक तो है, क्यों परेशान हो रहा है? और वैसे भी यह हल्दी शारदा बहन ने खुद अपने हाथों से बनाई है। तभी नानी माँ की नजर अचानक ही प्रियंका पर चली गई थी और प्रियंका जिस तरह से खड़ी होकर डर रही थी, उसके माथे से पसीना निकल रहा था, साथ ही साथ वह अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। तब नानी माँ भी अचानक हैरान हो गई थी और फिर इससे पहले कि दादाजी बाकी की हल्दी चेक करने से रोकते, नानी माँ गंभीरता से बोलती है, अरे नहीं नहीं भाई साहब, भले ही हल्दी मैंने अपने हाथों से बनाई हो, लेकिन दामाद जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और वैसे भी सेफ्टी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, तब राजेश ने जल्दी ही सारी हल्दी अच्छे से अपने हाथ पर अप्लाई कर ली। इन द लास्ट जो केमिकल वाली हल्दी भी जैसे ही उसने अपने हाथ पर लगाई, कुछ सेकंड्स बाद उसके हाथों में जलन लगना शुरू हो गई थी और अचानक से राजेश चीखने लगा। अब यह नजारा देखकर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया था और सब हक्का बक्का होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। वही आहान और ध्रुव तो सबसे ज्यादा मायूस हो गए थे कि उनकी इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद, उनके इतने सारे सिक्योरिटी के बावजूद, भला इस तरह से हल्दी का फंक्शन कौन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता है। अब अरमान का पारा बेहद बढ़ चुका था।